अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स की इकोनॉमिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं। इस सिलसिले में आज हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। ब्रायन टिटली की बुक यूज़ कर रहे हैं फॉर ओ लेवल्स, और इसमें हम चैप्टर 5 पे हैं। 5.1, 5.2, 5.3 तो करेंगे ही, कोशिश करेंगे 5.4 भी आज ही कवर कर लें। तो शुरुआत करते हैं जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या क्या मतलब है जी? ज़रा आप लोगों की तवज्जो चाहिए। बुक को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बुक छोड़ दें। डेवलपमेंट का क्या मतलब है? हाँ, किसी चीज़ का बेहतर होना। ओके, चीज़ों का पहले से आगे बढ़ना, डेवलप होना। ठीक है, तो खबर भी डेवलप होती है। द न्यूज़ इज़ डेवलपिंग, एंड नाउ द डेवलपमेंट्स, द न्यू डेवलपमेंट्स इन द न्यूज़, ये बातें होती हैं ना। ओके, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहा है। अब इसको आप रैंडमली ऐसे ही नहीं कह सकते कि बस मेरे ख्याल से मेरा मुल्क आगे बढ़ रहा है, बल्कि इसके कोई प्रॉपर इंडिकेटर होंगे। ठीक है, तो वो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कौन सी इकोनॉमीज डेवलप्ड होती हैं, कौन सी नहीं होती, इसके ऊपर हम पूरी बात इसमें करेंगे। और उन इंडिकेटर्स को लेके अलग से कुछ टॉपिक भी डिस्कस होगा। तो सबसे पहले तो ये समझें कि इकोनॉमीज़ को हम कहते हैं आजकल के टर्म में, आजकल की टर्म में हम कुछ इकोनॉमीज़ को कहते हैं कि ये डेवलप्ड हैं। क्या कहते हैं? डेवलप्ड हैं। कुछ इकोनॉमीज़ को हम कहते हैं कि वो डेवलपिंग हैं। ठीक है, अब उसके लिए कई लोग अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं, और वो टर्म्स आपस में इंटरचेंजेबली यूज़ की जाती हैं। तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि आप ये वाली टर्म यूज़ कर रहे हैं कि ये वाली यूज़ कर रहे हैं। तो मैं वो सारी टर्म्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पेपर में जिस तरह से आए उस तरह से जवाब दे दीजिएगा। जैसे एक टर्म है डेवलपिंग, एक टर्म है अंडर डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड, एक टर्म है लेसर डेवलप्ड। ठीक है, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड, लेसर डेवलप्ड, ये सब एक ही मतलब है, जो अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुए। इससे नीचे एक तीसरी चीज भी है जिसको हम कहते हैं LDC या LDE, और आपकी बुक में ये टर्म यूज नहीं हुई है। ठीक है, हम लोग LDC कहते हैं, और आप लोग सुनेंगे ये न्यूज़ वगैरह में टर्म यूज होती है, विच इज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। आपकी किताब में तो इकोनॉमीज को रेफर किया जा रहा है, लीस्ट डेवलप इकोनॉमीज होगा अगर आपके हिसाब से होगा तो, लेकिन वैसे जनरल टर्म के तौर पे लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज भी यूज किया जाता है। और पॉलिटिकल टर्म्स और भी हैं, जैसे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी यूज करते हैं, लेकिन आपके कोर्स में थर्ड वर्ल्ड कंट्री का लफ्ज यूज नॉर्मली नहीं किया जाता। तो जो यूज किया जाता है उसको समझते हैं हम वापस। तीन स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के, एक डेवलप्ड है, एक अंडर डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड या डेवलपिंग, और तीसरा है लीस्ट डेवलप्ड। नहीं, डेवलपिंग में तो अभी गुंजाइश है, डेवलप्ड जो पहुंच गया है अपने एक मकाम तक। डेवलप्ड से कम जो भी है सब एक ही है, और सबसे नीचे है लीस्ट डेवलप्ड। या तो कोई फुल्ली डेवलप्ड है तो उसके लिए आएगा डेवलप्ड इकोनॉमी, या फिर बिल्कुल नहीं है तो आएगा लीस्ट डेवलप्ड। उसके बीच में जो भी टर्म्स यूज हो रही हैं वो एक कमोबेश एक ही है, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग, लेसर डेवलप्ड, ये सब एक ही चीज़ है कमोबेश, क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। जिसने अपने आप को डेवलप्ड कह दिया, क्या उसके पास कोई बेहतरी की गुंजाइश नहीं है? क्या वो सब कुछ कर रहा है जो कि पॉसिबली हो सकता था? क्या वहाँ के शहरी बहुत खुश हैं? क्या वहाँ पे आप जाएं तो आपको लगता है कि आप जन्नत में आ गए? ऐसा नहीं। क्या वहाँ ज़ीरो क्राइम रेट है? क्या वहाँ पे कोई बीमार नहीं होता? क्या वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया में सबसे ज़्यादा है? और भी बहुत कुछ। तो ये मेयार जिन लोगों ने बनाया है वो किसने बनाया होगा?
ये मेयार के इकोनॉमीज़ को डेवलप्ड, कौन डेवलप्ड है, कौन अंडर डेवलप्ड है, कौन लीस्ट डेवलप्ड है, ये किसने बनाया होगा? मिसाल के तौर पे अगर आप किसी मदरसे से बोलेंगे कि आप एक कोफिशिएंट बनाएं अच्छे मुल्कों का और बुरे मुल्कों का, तो वो क्या बनाएंगे? डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, लीस्ट डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू रिलीजन। उनका जो स्टैंडर्ड होगा वो रिलीजन के मुताबिक स्टैंडर्ड होगा, तो वो कहेंगे जी अमेरिका तो वेरी लेस डेवलप्ड है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज में तो हम पाकिस्तान को डालेंगे, बहुत डेवलप्ड कंट्री है। तो डेवलपमेंट कह किसको रहे हैं, मतलब कौन कह रहा है कि किस चीज़ को डेवलपमेंट कहा जाए? ये कौन तय करेगा कि इसको डेवलपमेंट कहते हैं, ऐसा करते हैं? ये कौन फैसला करेगा? हम ऐसा करते हैं कि जिसके रंग गोरे होंगे ना वो डेवलप्ड कहलाएगा। ये कौन कहेगा? जिसका अपना रंग गोरे होंगे, है ना? अगर हम कहें जिन लोगों के कद लंबे लंबे हो ना वो डेवलप्ड कहलाएंगे, तो ये कौन कहेगा? जिनके अपने कद लंबे होंगे। तो ये दुनिया में एक बायस मौजूद है कि जो लोग पावर में होते हैं, जो अपनी टर्म्स डिक्टेट कर पा रहे होते हैं, जब आप डेवलपमेंट, खुशी, ज़बरदस्त, अच्छाई के मैार तय करना शुरू करते हैं, तो उन लोगों की बात ही सुननी पड़ती है आपको। यूनाइटेड नेशंस के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में कौन है? मैं हूँ, आप हैं, बांग्लादेश है, अफ्रीका का कोई मुल्क है? नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो मुल्क हैं वो वही मुल्क हैं जो ताकतवर थे उस वक्त, जिस वक्त यूनाइटेड नेशंस बनी उस वक्त जो ताकतवर थे वही मुल्क। तो जो जो मुल्क पावरफुल हैं इकोनॉमिकली वही कहते हैं, हम बताते हैं डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक है, तो शुरू शुरू में तो ये कहा गया डेवलपमेंट का मतलब है ज़्यादा पैसा। जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसका जीडीपी हाई है, जीडीपी से ही मेजर किया जाएगा ना, जिसका जीडीपी हाई है वो मुल्क बहुत अच्छा है। लेकिन फिर कुछ वक्त ऐसा आया कि एक मुल्क के अलावा और मुल्कों के भी जीडीपी हाई होने लगे। पहले ये था भाई अमेरिका का ही जीडीपी हाई है, मुकाबले में चलो रशिया का हाई है। फिर वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप ने भी भागना शुरू किया, वरना यूरोप तो तबाह हो गया था ना वर्ल्ड वॉर में, आपको पता है ना ये बात? वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूरोप के तो बहुत बुरे हालात थे, लंदन तबाह हो गया था, फ्रांस पे कब्जा हो गया था, जर्मनी आपस में लड़ रहे थे, जापान क्रश हो गया था। तो यूरोप तो ख़त्म हो गया था, एशिया में भी कोई ऐसी खास प्रोग्रेस नहीं थी, क्योंकि अब सारे ही मुल्क गुलाम थे इंग्लैंड के। आहिस्ता आहिस्ता आज़ादी मिल रही थी, चाइना अभी नया नया आज़ाद हो रहा था, पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था, इंडिया आज़ाद हो रहा था, बांग्लादेश आज़ाद हो रहा था, सऊदी अरब आज़ाद, फलाए हर सब के आज़ाद हो रहे थे नए नए। तो इकोनॉमिकली वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे तो सबसे स्ट्रांग एक ही नेशन थी, वो अमेरिका थी, दूसरा रशिया था। तो उसी वक्त यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुई थी, और जो फैसले होते थे वो इसी बुनियाद पे होते थे कि भाई हमसे नहीं पूछोगे तो हम नाराज़ हो जाएंगे, हम नाराज़ हो गए तो चलेगी कैसे तुम्हारी यूनाइटेड नेशंस? सारा डोनेशन ही हम देते हैं यूनाइटेड नेशन चलाने का। यूनाइटेड नेशन चलाने में भी पैसे लगते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं, तनख्वाहें हैं लोगों की, उनके इदारे हैं, उनकी बिल्डिंग्स हैं, उनका पूरी फैसिलिटीज़ हैं। तो जब आहिस्ता आहिस्ता यूरोप भी तरक्की करना शुरू हुआ, एक वक्त आया कि यूरोप के मुल्कों की एक्सपोर्ट अमेरिका से ज़्यादा हो गई। दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ में जर्मनी का नाम आने लगा। इधर चाइना भी प्रोग्रेस कर गया, वो भी बहुत आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो ऐसी सूरत में सिर्फ उनकी नहीं सुनी जा सकती थी, तो भाई हमारे हिसाब से जिसका जीडीपी ज़्यादा है ना, बस वो सबसे डेवलप्ड है। अगर नहीं भाई नहीं, और भी फैसला, और भी कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि हम, एक बात है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक बात है ह्यूमन डेवलपमेंट, दोनों में हमने थोड़ा सा फ़र्क कर दिया। उनकी बात भी रख ली और दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट ने थोड़ी अपनी बात भी रखवा ली। तो यूं एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। कौन सी टर्म इंट्रोड्यूस हुई? ह्यूमन डेवलपमेंट। और ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है जी। तो हम ज़रा ये फ़र्क देखते हैं कि कोई मुल्क डेवलप्ड, इकोनॉमिकली डेवलप्ड कब कहलाता है। आपके पास पेज नंबर 384 है, इस पे एक बहुत अच्छा सा चार्ट बना हुआ है, टेबल बना हुआ है।
वो बहुत अच्छा आपको गाइड करेगा। आगे पूरे चैप्टर में डिस्कशन ही वही हो रही है, पूरी एक टेबल में समराइज कर दी इन्होंने। हमने ये देखा कि जो मुल्क ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, जो मुल्क ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर पा रहा है और सस्ते प्रोड्यूस कर पा रहा है, वो मुल्क ज़्यादा कमाता है। अभी बात हो रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, हम ह्यूमन डेवलपमेंट को बाद में डिस्कस करेंगे। अभी टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन सा मुल्क ज़्यादा कमा रहा होता है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम कमाई को ही फोकस कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि जिस मुल्क में ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकती हो और कम पैसों में सस्ती हो सकती हो, वो मुल्क ज़्यादा कमाता है। इसकी मिसाल क्या है? अमेरिका ने गाड़ियाँ ईजाद की या गाड़ियाँ बनाना शुरू की, तो गाड़ियों की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे शुरू की गई। आपको पता है कि फोर्ड मोटर्स ने पहली दफ़ा ईजाद किया असेंबली लाइन प्रोडक्शन को। असेंबली लाइन प्रोडक्शन क्या होती है? पहले एक गाड़ी सारे लोग मिलकर बनाते थे, सुबह से लगते थे रात तक एक गाड़ी बनाते थे, बाहर निकालते थे, फिर सुबह से लगते थे रात तक एक गाड़ी बनाते थे, बाहर निकलते थे। फिर ऐसी 4 टीमें रखी गई बड़ी बड़ी। तो बड़ी सी फैक्ट्री थी, इसमें 4 जगह 4 गाड़ियाँ एक साथ बन रही थी, एक साथ सारे दिन के बाद रात को 4 गाड़ियाँ निकलती थी। उनका नहीं भी बहुत डिमांड है, 10 गाड़ियाँ निकालनी है, ओए होए होए। बड़ी बड़ी 10 वर्कशॉप्स बनाई गई, 10 टीमें रखी गई। वो 10 टीमें मिलके, अब जब 10 टीमें मिलकर काम कर रही होती तो एक टीम का जो बॉडी पे काम करने वाला बंदा होता था, वो बॉडी पे काम कर रहा होता, टायर वाला बैठा हुआ होता था, अभी बॉडी वाला काम कर ले, मेरी बारी आएगी। इंजन वाला बैठा होता था, बॉडी वाला काम कर ले, मेरी बारी आएगी। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक प्लान बनाया गया, एक प्रोसेस बनाया गया। तो फोर्ड मोटर्स ने इसको जो है वो पहली दफ़ा अपने पास इम्प्लीमेंट किया, जिसको हम असेंबली लाइन कहते हैं। असेंबली लाइन क्या होती है कि एक कन्वेयर बेल्ट होती है। कन्वेयर बेल्ट कहना तो सही नहीं है उसको, अब तो कन्वेयर बेल्ट नहीं रही। कन्वेयर बेल्ट समझते हैं ना, जैसे वो एस्केलेटर होती है, वो चल रही होती है और उसके साथ साथ काम होता चला जाता है। तो जब ये किया गया तो फॉर एग्जांपल बॉडी वाले ने बॉडी लगाई और आगे भेज दी और अगली बॉडी पे काम शुरू कर दिया। वो सब मिलके एक गाड़ी नहीं बना रहे थे, बल्कि वो एक बॉडी पे काम कर रहा था, उसने आगे भेज दी, अब अगली वाली गाड़ी पे इंजन वाले इंजन फिट कर रहा है, उसने आगे भेज दिया, अब उसके बाद दूसरी गाड़ी आ गई। तो यूं जब काम चल चल पड़ा, तो लेट सपोज डे 1 के एंड पे जहां जहां गाड़ियां थी वहां रुक गई। अब डे 2 पे जब काम शुरू हुआ तो पहले मिनट से ही 8 बजे काम शुरू हुआ, 8 बजे ही बॉडी वाले के पास एक बॉडी पे काम करने के लिए मौजूद थी। अगले स्टेप पे भी एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें इंजन लगाना था, तो 8 बजे से इंजन वाला इंजन लगा रहा था, 8 बजे से ही टायर वाला टायर लगा रहा था, 8 बजे से ही शीशे वाला शीशे लगा रहा था, 8 बजे से ही बम्पर वाला बम्पर लगा रहा था, और गाड़ी आगे बढ़ रही थी। और यूं हर थोड़ी देर बाद एक गाड़ी पुड़क करके असेंबली लाइन से बाहर निकल रही थी। तो पता चला एक दिन में 20 गाड़ियां निकल रही हैं, 30 निकल रही हैं, 40 निकल रही हैं एक दिन में। 40 गाड़ियों का मतलब पता है, दिन में वर्किंग आवर्स इनके पास अगर होते हैं 12, तो 40 गाड़ियों का मतलब हर आधे घंटे 20 मिनट में एक गाड़ी, हर 20 मिनट में एक गाड़ी निकल के बाहर आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ प्रोडक्शन करने की सलाहियत पैदा हो गई, जिसकी वजह से दुनिया भर में जो डिमांड थी उसको आप मीट कर पा रहे थे, नंबर एक। नंबर दो, इसमें आपको याद है इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया, तो कॉस्ट आपकी कम होना शुरू हो गई। इकोनॉमीज ऑफ स्केल याद है ना पूरा कॉन्सेप्ट? परचेजिंग इकोनॉमी, ये इकोनॉमी, वो इकोनॉमी, मैनेजेरियल इकोनॉमी, सारी तरह की इकोनॉमीज जो है वो आपको मिलना शुरू हो गई। ये एडवांटेज हो गया। नंबर 3, जो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है असेंबली लाइन प्रोडक्शन का, वो ये हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ी, कॉस्ट कम हुई, इकोनॉमीज। इकोनॉमीज को उर्दू में मैं कैसे ट्रांसलेट करता हूँ, क्या लफ्ज यूज करता हूँ? बचतें। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब हम कहते हैं, स्केल कहते हैं कि चीज का साइज बड़ा करना, और इकोनॉमीज का मतलब होता है बचतें। किसी चीज का साइज बड़ा, किसी बिजनेस का साइज बड़ा करने से बचतें होना शुरू हो जाएं, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहलाता है। तो तीसरा फायदा जो हुआ वो हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स। अब भाई आपने काम को इतना क्या कर लिया, ब्रेक डाउन कर लिया। असेंबली लाइन में पॉसिबल होता है कि जॉब्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अ वेरी स्मॉल जॉब, वेरी स्मॉल कंपोनेंट। ठीक है, जब जॉब्स ब्रेक डाउन होना शुरू हुई, जॉब्स को आपने छोटा कर लिया,
तो फिर एक जॉब थी, इसमें यूं करना था, हाथ आगे बढ़ाना था, स्क्रू टाइट करना था, हाथ पीछे करना था, हाथ आगे बढ़ाना था, स्क्रू टाइट करना था, हाथ पीछे करना था। जब एक सिमिलर रिपीटेड मोशन है तो ये काम तो कोई मशीन भी कर सकती है। बड़ा स्पेसिफिक नहीं है कि थोड़ा सा इधर भी हो सकता है, थोड़ा सा उधर भी हो सकता है, नहीं, बिल्कुल स्पेसिफिक एक जगह पे आके रुकेगी, वहीं आगे टायर लगेगा, वहीं मशीन से 4 स्क्रू टाइट होंगे, आगे बढ़ जाएगी। तो फिर बंदे की जरूरत क्या है, मशीन से करा लो। इसी तरह से विंड स्क्रीन फिट करना, टायर लगाना, जो हाईली कॉम्प्लिकेटेड काम है वो तो बंदे कर रहे हैं। जो हाईली प्रिसिशन रिक्वायर करते हैं ऐसी में कि जिसमें ऊंच नीच हो रही होती है, आने वाली चीज़, थोड़ी गाड़ी थोड़ी सी इधर थी, इंजन इधर लगा दिया, तो इंजन की सेटिंग बंदा कर रहा है। लेकिन टायर की फिटिंग है, शीशे लगाना है, बॉडी की वेल्डिंग है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मशीन ऑटोमेट कर पाए हम। तो वो इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोटिक एंड ऑटोमेशन पॉसिबल हो सकी, जिसकी वजह से हमने कहा कि प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई और इकोनॉमीज हासिल हो गई, कॉस्ट कम हो गई। तो इन्होंने जो है वो बहुत ठीक ठाक बड़े पैमाने पे मार्केट कैप्चर की, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी डेवलप हुई, पूरी दुनिया में बेचना शुरू कर दिया, इकोनॉमी डेवलप हो गई। अब ये सिर्फ असेंबली लाइन गाड़ियों पे महदूद नहीं रही। आपको पता है जब बल्ब बनना शुरू हुए, बल्ब दुनिया में एक बहुत बड़ी चीज थी बल्ब। जो बंदा पहले दुनिया में घड़ी बनाता था ना, बहुत बड़ा अमीर आदमी होता था, नवाब होता था घड़ी बनाने वाला। घड़ी बनाने वालों की यहाँ शादी कर रहे हैं भाई हम, ओए होए घड़ी बनाने वाले, वो भाई घड़ी इंडस्ट्रियली नहीं बनती थी पहले, हाथ से बनती थी। आप अपॉइंटमेंट लेते थे, बाद औक़ात सालों का अपॉइंटमेंट मिलता था कि भाई मुझे भी एक घड़ी बना दें, सालों का अपॉइंटमेंट मिलता था कि ठीक है आपका भी नाम लिख लिया, आपको भी बना के देंगे। वो जेब में डालने वाली नहीं होती थी, गोल सा डायल होता था वो चेन के साथ। तो वो इतनी महंगी होती थी तो उसकी एक्सेसरीज और महंगी की जाती थी। फिर जब इतनी महंगी बनी रही है तो सोने की बना दो भाई। और वो ऐसी बनती थी, ऐसे उसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते थे या उसके पार्ट्स के, वो लाइफ लॉन्ग लास्ट करती थी। बहुत प्रिसिशन का काम था घड़ी बनाना। और वॉच मेकर्स जो थे वो बहुत बहुत अमीर लोग होते थे। क्लॉक मेकर्स, किसी के घर में क्लॉक होना, वो बड़े अमीर लोग होते थे। घर में क्लॉक है भाई इनके, तो क्लॉक से टाइम देखते हैं। ये कितनी पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, आज से 100 साल पहले तक की बात कर रहा हूँ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन घड़ी घड़ी में नहीं हुई थी। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई तो फिर हर चीज़ में हो गई। बल्ब पुराने ज़माने में किसी के घर में होना, हर हर घर चाहता था बल्ब आ गए, बिजली आ गई, हमारे घर में भी बल्ब हो। तो फिर बल्ब कितने चाहिए होते थे, हज़ारों, लाखों, करोड़ों। तो कैसे बनेंगे करोड़ों बल्ब? तो भाई बल्ब की फैक्ट्री लग गई, और फैक्ट्री का साइज़ होता था, मतलब किलोमीटर्स लंबी फैक्ट्री होती थी, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती थी। तो ये जो डेवलपमेंट हुई कि जिसने इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया बड़ा ज़बरदस्त, जिसमें क्या हासिल हो जाए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसको हम कह रहे हैं इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला टॉपिक है ना इसका, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप लोग बताएंगे कि इसमें क्या क्या आएगा। मज़े की आसान सी बात है, बुक में देखने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही बता सकते हैं। हम दूसरा माइक ऑन करते हैं, अब्दुल्ला भाई से शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इस मुल्क का बड़ा अच्छा है, इसका मतलब क्या होगा? इंडस्ट्री इस मुल्क में बड़ी चीज़ों, गाड़ियों की फैक्ट्रियाँ होंगी, नहीं, फैक्ट्री से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें ना, तो सबसे पहले तो रोड नेटवर्क्स, रोड नेटवर्क अच्छा होगा। आगे रेलवे, पास करें, एक एक करते जाएं। सब्सिडीज। नहीं, सब्सिडीज़ नहीं होंगी। सब्सिडीज़ को ना हम अच्छा नहीं मानते। सब्सिडीज़ आपको मोहताज कर देती हैं, अपाहज बना देती हैं। बैसाखी है जिसके साथ आप चलते हैं, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुफ्त में मिलेगी। और सोचें, कुछ और बताएं, सब्सिडी को जाने दें। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, इन्होंने रोड्स बता दिया, चले आप कह लें रोड्स के अलावा और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज है और एयरप्लेन्स हैं, अच्छे उन्होंने हवाई अड्डे बना दिए, उनकी ट्रक्स का अच्छा निज़ाम हो गया, ठीक है। हॉस्पिटल स्कूल्स। हॉस्पिटल स्कूल्स। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ये। पावर प्लांट्स आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन, आप कह सकते हैं टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स भी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करेंगे आगे जाके। एजुकेशनल टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं कि इवेंचुअली उसको सपोर्ट करेंगे। रूजबाजी को दें जी।
टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क, बिल्कुल ज़बरदस्त, अच्छी बात है कि आप कितना अच्छे टेलीफोन नेटवर्क, इंटरनेट राब्ते कितने अच्छे हैं। जी, मिस ने भी इतनी बता दी, उनमें से कोई बता दें। पावर रिसोर्सेज मिस ने बताया भी, उसमें उन्होंने गैस, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ आ गया। उसके अलावा मिस ने कहा, हाँ ट्रैफिक हो गया ना, सुने तो गौर से। और एक बड़ा अच्छा वो हो गया, मिस ने भी बताया कि लेबर, लेबर की स्किल्ड, स्किल्ड लेबर, टेक्निकली स्किल्ड लेबर आपको मिल रहा है और चीप मिल जाएगा, तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो सबसे पहले तो जहाँ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं लेंगे, हाँ वाटर अवेलेबिलिटी ले लेंगे, लैंड अवेलेबिलिटी ले लेंगे, सूटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल नीड्स ले लेंगे, बिल्कुल ठीक है, ये ले सकते हैं। तो जहाँ जहाँ ये चीज़ें अच्छी होंगी वहाँ वहाँ तरक्की ज़्यादा, इकोनॉमी ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करेगी। ये सारी फैसले जो थे भाई, ये सारी बातें आपकी पैदाइश तक के लिए थी। आप पैदा हुए, दुनिया बदल गई। मतलब ये कि दुनिया में ने इंडस्ट्रियल तरक्की की है, 1900 की बात है, 1901, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30। इंडस्ट्रियल तरक्की तभी की ज़रूरत थी, तभी तभी बढ़ी थी। अब बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल तरक्की अब करने का फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान में आज गाड़ियों की फैक्ट्री लगाएं, आप नहीं कम्पीट, वो 100 साल आ गए हैं आपसे गाड़ियों की फैक्ट्रीज में। आप गाड़ियों की फैक्ट्री लगा के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हाँ ये कर सकते हैं कि आप जापान से कहें कि पाकिस्तान जो है वो अफ्रीका से करीब है, आप अफ्रीका से दूर हो, आप पाकिस्तान में प्लांट लगा लो, हम आपकी गाड़ियाँ बहुत खरीदेंगे, हमारे बहुत लोगों की डिमांड है, और हम यहाँ से ना आप ही के एजेंट बन के अफ्रीका में भी गाड़ियाँ भेज देंगे, आपको वहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बना लो, इतनी दूर से ट्रांसपोर्ट करोगे। इस तरह के एग्रीमेंट तो कर सकते हैं हम कि जो टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी आती है कि आपके मुल्क की टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, आपके मुल्क के इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करते हैं, ताकि उस तरह की मशीन्स बनाई जा सके ना। मशीन कहाँ से आएंगी? तो इंडिया ने जो है वो क्या किया, ये किया कि इंडिया के पास में से कुछ भी नहीं था, जैसे हमारे पास नहीं था, इनके पास भी नहीं था। इनके पास क्या था, तो कहते हैं ना मेरे पास माँ है, इनके पास लोग थे। उन्होंने कहा पॉपुलेशन है, आप जो बेचोगे हम खरीदेंगे, और फ्री बेचो, मतलब जो जैसा चाहे बेचो, जो चाहे बेचो, वो रिलीजन कुछ नहीं, जो दिल चाह रहा है बेच लो, हमारे पास आके, हमारे यहाँ लोग सब खरीदेंगे। पहले लोगों ने खरीदना शुरू किया तो बहुत से मुल्कों ने कहा कि भाई जब इतना खरीद रहे हैं ये लोग, तो फिर इन्हीं के मुल्क में फैक्ट्री लगा लो, सस्ता पड़ेगा। ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है, जहाँ डिमांड ज़्यादा है वहीं प्रोडक्शन करो, क्योंकि वहाँ के लॉज वगैरह भी आसान हो जाते हैं, इम्पोर्ट के टैरिफ नहीं देने पड़ते, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो पहले फैक्ट्रियाँ वहाँ लगी, फिर उन्होंने कहा इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई है आपने, अब यहीं से बाहर बेचते हैं। हाँ ये भी ठीक है, तो अब यहाँ से अफ्रीका बेचेंगे। अभी पाकिस्तान ने अपनी टोयोटा, होंडा और सुजुकी से कहा है कि आपको अपनी 10% प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट करनी है, 10% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करनी है, वरना आप पे चालान होगा, आप पे जुर्माना होगा। तो जापान की कौंसलेट ने पाकिस्तान के ऊपर केस कर दिया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कि आप ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि आपके मुल्क से हमारा एक्सपोर्ट का एग्रीमेंट, आपके मुल्क से अगर एक्सपोर्ट हो रहा होगा तो इंडिया से कौन एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमारी ही फैक्ट्री इंडिया में भी लगी हुई है, हमारी ही फैक्ट्री पाकिस्तान में लगी हुई है। तो दिस इज ओनली मेड फॉर पाकिस्तान, दिस इज नॉट मेड फॉर एनी अदर कंट्री। दूसरे मुल्क के लिए हम इंडिया से बनवाएंगे या किसी और जगह से बनवाएंगे, जैसे कि उन्होंने गाड़ियों की भी तकसीम कर दी है, BRV इंडोनेशिया में ही बनेगी अगर एक्सपोर्ट होगी तो, वहाँ से ऐसे एग्रीमेंट कर लिया, सिर्फ एक यहाँ पे बनेगी वो यहाँ पे बनेगी, इस तरह से उन्होंने अपनी सेटिंग की हुई है। तो बहरहाल अब इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर किसी का बहुत अच्छा था तो वो अब डेवलप्ड है, कुछ कर नहीं सकते। अब मज़ीद डेवलप होने के लिए अगर मैं कहूँ कि आज से दोबारा से इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना शुरू कर दो, मैं नहीं समझता कि आज के दिन ये कोई वायबल बात है कि अफ्रीका के मुल्क से बोलो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें। हाँ ये हो सकता है कि आप इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बोरो कर लें, जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ ऐसे एग्रीमेंट्स करें कि वो आप बोरो कर लें, और उसके लिए आपके अपने मुल्क में इतनी डिमांड होनी चाहिए कि वो आपके यहाँ आने में खुश हों कि हाँ भाई बड़ी लुक्रेटिव मार्केट है, लोग बहुत परचेज करना चाह रहे हैं, यहीं पे जाके बनाते हैं। ये प्लान पूरा समझ में आ गया ना कि उनको पहले यहाँ बुलाओ, यहाँ पे बनवाओ, खुद खाओ, फिर खाओ, वालों को भी बेचते हैं, ऐसे करके जैसे इंडिया ने बड़ा अच्छे से किया, चाइना ने किया, पहले सस्ता लेबर दिया, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके बनाओ, फिर यहीं से बेचो आगे। ठीक है, चाइना ने और भी तरक्की आसानियाँ दे दी। चाइना ने कहा कि भाई आपके मुल्क में आप बनाते हो तो आपको ये इन्वायरमेंटल लॉ, वो इन्वायरमेंटल लॉ सब कुछ फेस करना पड़ता है, हमारे मुल्क में नहीं करना पड़ेगा, आ जाओ, सस्ता लेबर भी देंगे, सस्ता ये भी देंगे। तो लोग इसलिए भी चले गए चाइना में।
बहरहाल तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस मुल्क का अच्छा था वो आगे था। अब दूसरी बात करते हैं, तो जरा ये पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होंगे, अगर आप ये चार्ट देख लें प्लीज एक नजर, पेज नंबर 384 पे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में इन्होंने लिखा है कि अगर आप डेवलप्ड कंट्री होंगे तो आपके अंदर लार्जेस्ट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट हैज बीन डिक्लाइनिंग, द प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटिवली स्मॉल। अब जब आप बहुत बड़े कंट्री, डेवलप्ड कंट्री हो जाते हैं, एक वक्त आता है आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, और फिर वापस से छोटा होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकते हैं? बाहर बाहर बेच रहे थे, जैसे अमेरिका ने बाहर बेचा। अभी सबसे अच्छी दोस्ती इन लोगों की अफ्रीका से है, क्योंकि सब जगह सब कुछ बिक गया। अब अफ्रीका के पास कुछ भी नहीं है तो वहां बेचेंगे। लेकिन एक और वजह भी है, एक और वजह भी है, बहुत अच्छी बात है। एक वजह ये भी है कि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है कि लोगों की नीड, डिमांड बहुत हाई है लेबर की, वेजेस में। तो फिर उन लोगों से ये छोटे मोटे काम करवाना बेनिफिशियल नहीं है, छोटे मुल्कों में ले आके बनवाओ। एक और वजह भी है कि जब आपकी फोर्स, लेबर फोर्स इतनी स्किल्ड हो गई है, तब उससे मैन्युफैक्चर करवाने के बजाय सर्विसेज में ले आए। सर्विसेज सबसे ज़्यादा पे ऑफ करती हैं। रिटर्न्स जो सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स हैं इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा, वो सर्विसेज के हैं। तो आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अमेरिका में आईफोन बना रहे थे, तो आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बड़ी ज़बरदस्त थी, आपने आईफोन बना लिया। अब आईफोन बनाना आपको जो कॉस्ट पड़ रही है, लेट सपोज $100 की पड़ रही है अमेरिका में, चाइना में वो $50 का पड़ रहा है, इंडिया में वो $38 का पड़ रहा है, लेट सपोज। तो आप कहेंगे कि फिर मैं चाइना से बनवाता हूँ और यहाँ पे रिटेलर सर्विसेज करता हूँ, रिटेल सर्विसेज करूंगा, इंश्योरेंस सर्विस करूंगा, बैंकिंग सर्विस करूंगा, फाइनेंस करूंगा, ये करूंगा। इन सर्विसेज पे ज़्यादा कमाई है, इस पर मेहनत भी कम है, और जो लेबर इनमें इन्वॉल्व होगा, यानी जो एम्प्लॉयमेंट इनमें इन्वॉल्व होगा, उसको आप हाई सैलरी दे सकेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में हर एक को हाई सैलरी नहीं दे सकेंगे, वरना फिर आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा प्रोडक्ट। तो इसलिए भी एक वक्त आता है कि आगे जाके डिक्लाइन होता है। इस डिक्लाइन होने का मतलब इकोनॉमी डिक्लाइन नहीं हो रही, इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्शन डिक्लाइन होती है, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर पे ग्रो करना शुरू कर देगा। लॉज ऑफ रिटर्न तो अभी इनको हम पढ़ा ही नहीं रहे, तो ठीक है। फिर देखें जी, डेवलपिंग इकोनॉमीज में इन्होंने देखें क्या लिखा है, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इज एक्सपेंडिंग। डेवलपिंग इकोनॉमी में ऐसे ऐसे बड़ा हो रहा होता है, अलॉन्ग विद टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या होता है? सर्विसेज। एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्री इज श्रिंकिंग एज दे बिकम मोर कैपिटल इंटेंसिव। ऐसा ऐसा प्राइमरी सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट कम हो रही होती है। अब पाकिस्तान, जिसके नेचुरल फैक्टर्स ऑफ एंडोमेंट ही प्राइमरी हैं, और हमने टेक्नोलॉजिकल तरक्की की ही नहीं। हमने एक बड़ा ज़बरदस्त सा नारा लगाया था, हमारे नारे लगते हैं उसके बाद सब कुछ करा लेते हैं ना। हमने सबसे एक नारा लगाया था कि हमारे पूरे मुल्क को जो है ना वो खा गए 20 खानदान, खा गए पूरे मुल्क को 20 खानदान खा गए, इन 20 खानदानों को तबाह कर दो। तो ये वो 20 बड़े खानदान थे जब पाकिस्तान बना था। तो वह ऐसा था, इनके पास ज़्यादा ज़मीनें ज़्यादा थी, पैसा ज़्यादा था, तो इन्होंने अपना बिजनेस बहुत फैलाया, इतना फैलाया कि 60s के अंदर पाकिस्तान में बड़ी इंडस्ट्रीज लग गई थी। 1960s में पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज की बुनियाद पड़ गई थी, और यहाँ से एक्सपोर्ट होने का सिस्टम बहुत ज़बरदस्त सिस्टम जो है डेवलप हो गया था। तो 70s में आके हमने कहा कि जितने भी बड़े खानदान हैं यही अमीर हो रहे हैं खाली। अच्छा, होना ही ऐसा है। अगर आप कैपिटलिस्ट को फॉलो करेंगे, अमेरिका के इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करेंगे, कैपिटलिज्म पढ़ लिया है ना आपने, कैपिटलिज्म के अंदर इसके पास पैसा है, वो आज़ाद है, पैसे से पैसा बनाता रहे। तो कैपिटलिज्म ऑटोमेटिकली अमीर को और अमीर करता है, यही सिस्टम है। उससे पूरा मुल्क भी तरक्की कर रहा होता है। वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाता है, उसमें लोग एम्प्लॉय होते हैं, वो बड़े बड़े लोग एम्प्लॉय होते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उनकी सैलरीज बढ़ती हैं। तो अचानक से आप कैपिटलिस्ट से क्या हो गए? सोशलिस्ट हो गए। तो सोशलिस्ट गवर्नमेंट ने सारी इंडस्ट्रीज जब्त कर ली बाकायदा। उनके कहा आप आपका नहीं है, जाओ, ये कम पैसों में लो और जाओ, बस अब हम चलाएंगे। अब पूरे मुल्क की सारी इंडस्ट्री एक इदारा चला रहा था, वो कैसे चलाएगा? अचानक से मैंने कहा राम भाई, ये बराबर वाली बेकरी, सामने वाला होटल, आपके घर के पास जितने होटल हैं, आप सब पूरे कराची के सारे होटल आप चलाएंगे। क्या चलाएंगे?
क्या क्या उसमें क्या वैल्यू दे रहे होंगे आप, कितनी अच्छी आप कंट्रोल कर लेंगे। एक बंदा हर चीज़ पे साइन कर रहा है, कर ही नहीं सकता वो तबाह हो गई, बर्बाद हो गई सारी इंडस्ट्रीज। तो एक नारा था असल में वो कि जी ये करप्ट खानदान है, इन करप्ट खानदानों को तबाह बर्बाद कर दो, इन्होंने मुल्क को लूट लिया, खसूट लिया, नोच लिया, खा गए। हालांकि कैपिटलिस्ट होते ही ऐसे, वो हर जगह अपना फायदा करेंगे, वो देखेंगे जहाँ टैक्स बच सकता है बचाएंगे। पूरी दुनिया में ऐसी तरक्की हुई है, अमेरिका में भी ऐसे ही होता है, यूरोप में भी ऐसे ही होता है। जिसके पास पैसा है वो अपने पैसे के इन्फ्लुएंस से बड़े वकील हायर करेगा, लॉज को कोशिश करेगा, लॉबिंग बाकायदा बाकायदा एक शोबा है, लॉबिंग लीगल शोबा है कि आप लॉ मेकर्स को अपने आइडियाज़ के साथ एंगेज करेंगे और उनको इस बात में मजबूर करेंगे कि वो लॉ आपके हिसाब से फेवरेबल बना दें। जैसे अमेरिका में कितने स्कूलों में बंदूकें चलती हैं, कितने बच्चे मरते हैं, लेकिन अभी तक वो लॉ नहीं आ सका कि कोई शख्स गन ना रखे। कोई भी हो गन रख सकता है। गन सेलिंग, गन होल्डिंग, गन कीपिंग, गन फायरिंग, इन चीज़ों के ऊपर बहुत ही मुश्किल है अमेरिका में लॉ बनाना। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं गन्स की अमेरिका में, तो वो उनकी लॉबी बड़ी स्ट्रांग है कि वो उसके खिलाफ कानून नहीं बनने देते। ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी ऐसे ही होती है। हमारे यहाँ लॉबी नहीं है, हमारे यहाँ माफिया है। माफिया और लॉबी में बड़ा फर्क होता है। लॉबी जो है ना वो क्या करती है, लीगली चीजों को एडजस्ट करती है। जो भी होता है आपके सामने हो रहा होता है, आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप उसके लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन माफिया जो है ना वो अंडर द टेबल करती है, आपको पता ही नहीं चलता क्या हुआ, कैसे हो गया, क्या खा गए, कहाँ से ले गए। खैर, तो अच्छा ये माइक मैं ही दोनों पकड़े हुआ हूँ, आप आगे फॉरवर्ड करें माइक ताकि वो आवाज़ दोनों तरफ से आए ना भाई। अच्छा, तो हम बात ये कर रहे थे कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमने इंडस्ट्री लगाने की कोशिश की, हमसे इंडस्ट्री चलना शुरू हुई थी, हमने नेशनलाइज कर लिया। नेशनलाइज कर लिया तो बिल्कुल ही फुस हो गई इंडस्ट्री। इतना महंगा बनाना शुरू कर दिया उन्होंने और इतना सब स्टैंडर्ड बनाना शुरू कर दिया। नई गाड़ी आती है दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा होता, ठीक है ना। तो उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट खत्म हो गई। हमने एक्सपोर्ट पर जाके भीख मांगना शुरू कर दिया कि प्लीज़ हमें आप प्रेफरेंशियल एक्सपोर्ट्स वाले मुल्कों में शामिल कर लें, हम आपकी बातें मानेंगे सारी। तो हमसे एक्सपोर्ट होती है। प्रेफरेंशियल एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि इन पे कम टैरिफ लगेगा, ये बेचारे गरीब फ़कीर हैं, इनके ऊपर टैरिफ कम लगाओ, ठीक है, इनका कोटा बढ़ा दो उस प्रेफरेंशियल में कि ये बेचारे गरीब लोग हैं, तो हमारी तो एक्सपोर्ट हो भी पाती है। अगर हम कंपेटिटिव एक्सपोर्ट में चले जाएँ तो हमारी कॉस्ट नहीं मीट हो रही, क्योंकि हमारी बिजली बहुत महंगी, हमारा रोड नेटवर्क बहुत ख़राब, तो हमारी कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क ने अब इंडस्ट्री पर अगर तवज्जो करना शुरू की बहुत ज़्यादा, और पीछे से अपने एग्रीकल्चर को छोड़ दिया। पाकिस्तान का मेन जो इंडाउमेंट फैक्टर थे, इंडाउमेंट फैक्टर क्या होता है, कुदरत की तरफ से मिले हुए वसाइल, वो प्राइमरी ज़्यादा थे। पाकिस्तान के पास मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के पास एग्रीकल्चर रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी कोयले उसकी तांबे की कान, दुनिया का दूसरा बड़ा कोयले का ज़ख़ीरा, दुनिया का दूसरा बड़ा ये, दुनिया का पहला दूसरा बड़ा वो। ये हमारे इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज ज़्यादा, हमारे माइनिंग एग्रीकल्चर और माइनिंग रिसोर्सेज ज़्यादा है। दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम पाकिस्तान में। तो हमने इसको फिर निगलेक्ट किया कि हमने इंडस्ट्रियल बनेंगे, वो हम बन नहीं सके, और एग्रीकल्चर भी हमने नहीं कर सके। तो आज हमारी 1 एकड़ पे अगर 40 मन गंदम उगती है, हमारे बराबर वाले मुल्क में 60 मन उगती है, डेवलप्ड कंट्रीज में तो 120 और 150 मन उगती है 1 एकड़ में। तो उस पर काम कर लेते तो मे भी हम लेस डेवलप्ड नहीं होते, डेवलपिंग में भी थोड़े आगे निकल जाते। तो इसलिए सिर्फ ये कहना बहुत बहुत नाइव सी बात होगी कि जो भी इंडस्ट्री, अब जिसको भी डेवलप होना है वो इंडस्ट्रियल में ही काम करे, नहीं ये जरूरी नहीं है। इसकी एक और मिसाल मैं बता दूं आपको, ब्राज़ील इस वक्त दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज में ऊपर आता है, बड़ी इकोनॉमीज में आता है, बड़ा मुल्क हो गया। एक ज़माने में ब्राज़ील जो है वो हमसे बहुत पीछे था। और ब्राज़ील ने क्या किया, ब्राज़ील ने एग्रीकल्चर पे भी फोकस कर लिया अपने, क्योंकि एग्रीकल्चरल कंट्री था। उन्होंने देखा आसपास इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं, वो भी तो खाएंगे, कहाँ से खाएंगे, हम खिलाएंगे, हम एग्रीकल्चर फोकस करते हैं। उन्होंने एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर लिया, उन्होंने एग्रीकल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा बना लिया। एक और उन्होंने काम किया, इथेनॉल पे काम कर लिया। इथेनॉल क्या होती है, उनका पेट्रोल की जगह एक और फ्यूल भी हम देते हैं आपको, वो भी अवेलेबल है। वो गन्ने से, मकई से, मुख्तलिफ उन्होंने एग्रीकल्चरल आइटम से बनाना शुरू की। तो उन्होंने अपने प्राइमरी नेटवर्क को यूज़ करते हुए अपने आप को ऊपर उठा लिया। फिर उनकी इकोनॉमी में लोगों की इनकम्स, पर कैपिटा इनकम समझते हैं, टोटल मुल्क का जीडीपी कितना है उसको डिवाइड कर दें टोटल पॉपुलेशन से, तो आपकी पर कैपिटा इनकम आ जाती है। तो आपके मुल्क में ऑन एन एवरेज बंदों की तनख्वाह क्या है, इनकम क्या है।
तो उनके जब मुल्क में डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई तो पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, अब हमें गाड़ी भी चाहिए, अब हमें मशीन भी चाहिए, अब हमें मोबाइल भी चाहिए, तो फिर दुनिया भर की कंपनीज ने कहा इनके यहाँ बहुत डिमांड है, हम इनके यहाँ जाके फैक्ट्रीज खोलते हैं, तो फिर इंडस्ट्री भी वहाँ पे फिर खुल गई। अब मेड इन ब्राज़ील बाहर एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो बड़ा अच्छा है इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है। एक उन्होंने बड़ा अच्छा सा, कॉटन भी उनकी बड़ी अच्छी है। हाँ, हमारे लोग, हमारी हुकूमत, हमारे सिस्टम्स, तो हम चूँकि हमेशा से शुरू से हमारा जो प्रॉब्लम रहा है वो ये रहा है कि 1947 से ही हमने नहीं 1947 से ही हमने जो पहला सबक सीखा था वो सीखा था कि सबसे आसान है कि हम एड ले लें। 1947 में ही हमने ये सीख लिया था कि अगर एड अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब जगह से ली थी हमने, जब हमारे वो महाजरीन आए थे तो फातिमा जिन्ना ने हाँ, तो हमें बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि एड बड़ी हेल्पफुल होगी। अच्छा, अयूब खान साहब ने भी ये इस खित्ते को टाई अप किया था कि हम सोवियत ब्लॉक में जाएंगे कि हम यूएस ब्लॉक में जाएंगे, तो हमें जो ज़्यादा खुश करेगा हम उधर, तो वो उस ज़माने में भी जो डेवलपमेंट हुई थी इसमें एड का बहुत बड़ा हिस्सा था। दोनों दे रहे थे। ठीक है, एड बड़ी ली, एड से हमने सीखा है कि एड से बड़ा फ़ायदा होता है। अब जैसी वॉर हुई, वन वॉर, तो हमें बहुत एड मिली, हमने बड़ा उससे, तो हमने जब भी डेवलप किया अपने पैरों पे नहीं किया, हमने एड से किया या कोटे ले लेके किया कि भाई हमें, हम तो आपके अच्छे दोस्त हैं, हमें कोटा दो, हमारी एक्सपोर्ट को सब्सिडाइज करके लो या कम उस पर टैक्स लगाओ। अभी जो इसराइल फ़लस्तीन में जैसे ही ईरान का अभी कुछ चपकलिश शुरू हुई है ना, पाकिस्तानी खुश हो जाएंगे अभी, क्योंकि हम जब पॉलिटिकली दो साइड्स आपस में लड़ती हैं तो कोई बीच में एक ऐसा चाहिए होता है कि यार आप हमें थोड़ा सपोर्ट करो, अच्छा हम आपको सपोर्ट कर देंगे, आप बोलेंगे तो ठीक है थोड़ा सा। अब हम अब इस कॉन्फ्लिक्ट में हम उनकी गुड बुक्स में भी आ जाएंगे, आपकी जो नहीं अमेरिका की केसेस ज़्यादा, इनकी आपकी जो अरब कंट्रीज़ हैं उनकी गुड बुक्स में आ जाएंगे, क्योंकि जब ईरान फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो उनको थ्रेट होती है, तो वो कहेंगे पाकिस्तान हमें सपोर्ट करे, तो इस तरह से। तो हमारे पास जो टूल है ना वो यही है कि हम अपनी 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 हम अपनी जो है वो उससे काम करें, एड से काम चलाएं। खैर, तो पाकिस्तान के पास जो रिसोर्सेज हैं, अभी जैसे आप मज़े की बात देखें कि हमारे मुल्क में जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनका कंट्रोल और उनकी कमांड ज़्यादा है, और ये है तो वो भी इस बात पर नज़र रखते हैं कि मुल्क में डेवलपमेंट हम कैसे करवाएं, क्योंकि मुल्क अगर डेवलप ही नहीं होगा तो उनका भी नुकसान है इसमें। तो मुल्क में डेवलपमेंट कैसे करवाएं, उन्होंने भी रियलाइज़ कर लिया कि एग्रीकल्चर से करानी पड़ेगी। तो आपको पता है जिस जगह पे डेवलपमेंट होने का या इनएफिशिएंसीज का वो होता है, तो हमारी फौज ये कहती है भाई आप लोगों को तो कुछ करना आता नहीं है, हम ही को ही कूदना पड़ेगा, हम ही करके दिखाते हैं आपको, है ना। जैसे फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं, हम बताएंगे कैसे बनेगी, इंडस्ट्री हम चला के दिखाएंगे कैसे चलेगी, एजुकेशन हम चला के दिखाएंगे कैसे चलेगी। तो अभी लेटली जो न्यूज़ है वो ये है कि फौज को हमने बेतहाशा लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो फॉर इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर दे दी है। नहीं एग्रीकल्चर होगा, ये जो मॉडल था ये मियाँ मंशा ने और उससे पहले आपके शौकत तरीन ने और मुख्तलिफ जो बड़े बड़े हमारे बैंकिंग सेक्टर के फाइनेंस सेक्टर के बड़े लोग हैं, उन्होंने मॉडल चला के दिखाया कि इन्होंने किराए पे ज़मीनें ली या गवर्नमेंट से लीज़ पे ली 20-20 साल के लिए, और उन ज़मीनों पे एग्रीकल्चर करवाया इंडस्ट्रियल बुनियादों पे। यानी उन्होंने कहा हम खेती बाड़ी के लिए लेटेस्ट मशीनें लाएंगे, अच्छे बीज खरीदेंगे, बड़ी प्रोडक्शन कराएंगे, डायरेक्ट बाहर बेचेंगे। हमारे ताल्लुकात, हम चूँकि फाइनेंस के हैं, हम बड़े बड़े लोग हैं, हमारे बड़े बैंक्स हैं, पूरी दुनिया में हम फैले हुए हैं, तो हमारे कनेक्शन हैं, हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम बड़े बड़े बागात लगवाएंगे, तो इनका बड़ा सक्सेसफुल, और कैटल फार्म्स लगवाएंगे, बड़े बड़े गोश्त एक्सपोर्ट करेंगे। इनका बहुत सक्सेसफुल मॉडल रहा है इन बिजनेसेस में। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर से 2-3 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने या बैंकिंग सेक्टर के बड़े लोगों ने ये इंडस्ट्रियल ज़मीन को गवर्नमेंट से लीज करवा के उस पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे एग्रीकल्चर किया है। मज़ेदार सी टर्म है ना, एग्रीकल्चर किया है लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोफेशनलिज्म के साथ, ये बड़ी मशीनें लगा के, बड़े लेवल के ऊपर रिसर्च करके, अच्छे बीज लेके, बड़ी बड़ी खाद के डील्स करके। उधर नहीं दबाया बेचारे को, माइक ऑन है, कोई ऐसी वैसी आवाज़ आ जाएगी माइक पे, तुम ऐसी जगह रखो। जी, तो अगर आप देखें लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज के बारे में क्या बता रहे हैं, लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज में मोस्ट वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। जैसे कि सोमालिया ले लें आप, अब लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज पाकिस्तान नहीं है,
लीस्ट डेवलप इकोनॉमी में कहाँ के मुल्क, कौन से मुल्क रह गए हैं जो लीस्ट डेवलप कहलाएंगे? अफ्रीका में ही रह गए अब। और तो अब मैं नहीं समझता कि दुनिया की किसी और बर आज़म में लीस्ट डेवलप इकोनॉमी कोई रह गई है। एशिया में कोई नहीं रह गया। हाँ, अफ्रीका की वो है दीदी भूटान। नहीं, मैं भूटान को भी अब लीस्ट डेवलप नहीं कहता। भूटान में आबादी नहीं, बस वो तो अब उनका पर कैपिटा फिर भी मुनासिब हो जाएगा। कई किलोमीटर में एक बंदा रहता है। तो most workers are in agricultural sector, very few manufacturing industries, services और tertiary sector is very small. अच्छा, पहली बात थी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे नहीं लग रहा अब कि हम चैप्टर खत्म कर पाएंगे। एक ही केस पे है। दूसरा जो मार्कर है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस मुल्क में ज़्यादा होगी या किस मुल्क में ज़्यादा होती नज़र आई हमें आज तक, वो मार्कर है एजुकेशनल अटेनमेंट। आप अमेरिका में जाएं, लोगों को ज़्यादा पढ़ने का शौक नहीं है, लेकिन जिनको भी उनके पास एजुकेशन पे खर्च करने के लिए पैसे हैं, चूंकि तो इंडस्ट्री खर्च करती है एजुकेशन पे, गवर्नमेंट खर्च करती है एजुकेशन पे, और सिलेक्टेड लोग वहाँ पे रिसर्च करने में लग जाते हैं ताकि वो जदीद से जदीद मशीनें बना सकें, ताकि इनकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का सिलसिला रुके नहीं, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस का या इकोनॉमिक प्रोग्रेस का सिलसिला ना रुके। एजुकेशनल अटेनमेंट जो है ना, वो हमने देखा कि वो बहुत ज़रूरी है, और उसके बगैर ना इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगी, ना सर्विस सेक्टर को सपोर्ट मिलेगी। इवन अब हम ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट नहीं मिलेगी। ऐसे मुल्क जिनके अंदर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, उनके यहाँ एग्रीकल्चर भी अच्छा क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर की जदीद से जदीद टेक्निक्स आ रही हैं। पानी कम हो गया पाकिस्तान के पास देने के लिए एग्रीकल्चर को, अब क्या करता है पाकिस्तान? पानी को राशन करते हैं। अब हमारे एग्रीकल्चर वालों को सीखना पड़ेगा कि कम पानी से कैसे फार्मिंग होगी। ये नई टेक्निक्स हैं, ड्रिप इरीगेशन करो भाई, क्यों ज़ाया करो इतना पानी? तो ये अगेन एजुकेशन पे डिपेंड करेगा, किस तरह से कौन सा बीज कब कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, एजुकेशन पे डिपेंड करेगा। पाकिस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त चावल है, बड़ा मशहूर है, 1121 के नाम से, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन चावलों में से एक चावल माना जाता है 1121, उसकी किस्म है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनली चावल को नंबर से क्वालिफाई किया जाता है, और पहले 2 नंबर ईयर को रेफर करते हैं, दूसरे 2 नंबर उसके मॉडल को रेफर करते हैं। 2011 का 21वां मॉडल, ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो इसमें अब 1121 के साथ एक मसला ये है कि 1121 की जो पौधे का तना है, टहनी है, छोटे छोटे होते हैं ना पौधे तो चावल के, वो हवा से टूट जाता है। अगर टूट जाता है तो ज़ाया हो जाता है। तो 1121 जो है, उससे ज़्यादा फिर लोग सुपर कर्नल पे जाते हैं। सुपर कर्नल का तना थोड़ा मोटा होता है, सुपर कर्नल का चावल का साइज़ 1121 से कम होता है। तो अब एक रिसर्च की गई कि भाई 1121 में ही बीज में कुछ ऐसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दी जाए कि इसका तना मोटा हो जाए। जब ये पौधा हो गया तो तना थोड़ा सा चौड़ा हो जाए ताकि ये गिरे नहीं। तो वो एक नई किस्म, नई नस्ल आ गई है अभी। तो ये रिसर्च कौन करेगा? इसके लिए एजुकेशन चाहिए ना। तो और अगर आप इंडिजिनस रिसर्च नहीं की, इंडिया भी रिसर्च कर रहा है, वो भी चावल अच्छे से अच्छा बनाना चाह रहा है, नया चावल उसने इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसको अपने नाम पे रजिस्टर करवा दिया, फिर वही एक्सपोर्ट कर सकेगा। ये भी आपको पता है कि ये इंटरनेशनल लॉ बन गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, कि जिस मुल्क ने जो चीज़ सबसे पहले बना ली, फिर उसके पास पहला राइट है वो एक्सपोर्ट करने का। तो इस पर हमारी पाकिस्तान की इंडिया की लड़ाई हुई थी बासमती चावल पे। पहले इंडिया पाकिस्तान में मसला है ना, दोनों एक ही थे। पहले इंडिया कह रहे तो फिर इंडिया ने हर चीज़ बनाई थी। हम कह रहे हैं भाई तो अब पहले था ही इंडिया, अब अभी हम बने ही बाद में, तो हम क्या करें? तो फिर रीजन वाइज ये रिसर्च हुई कि कौन सी चीज़ किस रीजन में पहले थी। तो बड़ी मुश्किल से हमने बासमती राइस का हमारे पास ले लिया, आ गया हमारे पास। तो बहरहाल एजुकेशन अटेनमेंट जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आप देखेंगे तो आपको अच्छी मिलेगी। कम से कम बेसिक लेवल की एजुकेशन तो सभी की ही होगी, और हायर एजुकेशन के बहुत अच्छे मौके होंगे। हाईली टेक्निकल एजुकेशन देने के वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मौजूद होंगे, और डेवलपिंग इकोनॉमीज जो है वो अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रही होंगी। आप देखें हमारे यहाँ भी आजकल वो आईटी पे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है। जगह जगह जो है वो फ्रिज का दरवाज़ा खोलेंगे तो वहाँ पे आईटी का स्कूल नज़र आएगा आपको। गवर्नर हाउस जाते जाएंगे तो लोग आईटी पढ़ते हुए नजर आएंगे आप, ठीक है। जो वो इदारे, खैराती इदारे होंगे, वहाँ पे आईटी पढ़ाई जा रही होगी। तो ये एजुकेशनल डेवलपमेंट हो रही है अभी हमारे यहाँ, ठीक है। और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ होंगे वहाँ पे ज़ाहिर है स्कूलिंग प्रॉपर नहीं होगी,
स्कूलिंग तो महज बेसिक इंसान को अवेयरनेस देती है, उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इन सब चीज़ों का इतना बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं होगा। तो एजुकेशनल अटेनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हैंड इन हैंड चलती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। होल में हम डेवलपिंग में जाएंगे, लेकिन कुछ एरियाज हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं डेवलप है। हाँ, हमारे पास ये पेक्यूलियर किस्म की सिचुएशन है कि हमारे मुल्क के कुछ इलाके लीस्ट डेवलप्ड हैं, बिल्कुल सही है, और हमारे यहाँ कुछ इंडिकेटर्स लीस्ट डेवलप वाले हैं, हालांकि वैसे डेवलपिंग कंट्री हैं। जैसे कि हमारा इंटरेस्ट रेट कितना ऊपर है, दुनिया में कहीं नहीं है हमारा इंटरेस्ट रेट इतना ऊपर है। क्यों भाई? हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है बहुत हाई है बाकी आसपास के तमाम मुल्कों के मुकाबले में। हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो एवरेज है वो बहुत लो है, हालांकि हमारे बराबर के डेवलपिंग कंट्रीज हमसे ज़्यादा पर एकड़ जो यील्ड होती है वो हमारी बहुत कम है। हमारे जो जानवर के दूध है, एक भैंस दिन में कितना दूध देती है? वो एक भैंस एक दफ़ा में हमारे यहाँ 4 किलो दूध देती है। जी जी, तो दिन में 2 दफ़ा लेते हैं, चलो 8 किलो हो जाता है उससे। तो दुनिया में इससे बहुत आगे, बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा, 20-20, 30-30 किलो दूध लेते हैं लोग जानवर से, आप 8 किलो पे रुके हैं। तो हमारे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बज़ाहिर हम हैं तो डेवलपिंग में, लेकिन वो लीस्ट डेवलप को मुकाबला कर रही होती हैं। ठीक है, एजुकेशनल अटेनमेंट जो है वो हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसे ही कि बाज़ इलाकों में बहुत बेहतर है, बाज़ इलाकों में बड़ी अजीब सी है, और इस पर हमारे मुल्क में बहुत बात होती है कि जी हमारे यहाँ जो 3 स्टैंडर्ड्स हैं ना एजुकेशन के, वो बड़े मुश्किल क्रिएट करते हैं, इकॉनमी को, मुल्क को एक जैसा नहीं रहने देते। 3 हो गए ना, एक बिल्कुल ही लोअर हो गया गवर्नमेंट, फिर एक प्राइवेट हो गया, और फिर एक प्राइवेट में लीड हो गया। जैसे कि आप लोग हैं वो लेवल्स पढ़ रहे हैं तो आप लोग प्राइवेट एलीट हो गए। ठीक है, मदारी सिस्टम भी ले रहे हैं, 3-4 हो गए। ठीक है, फिर तीसरी चीज जो देखी जाती है वो है हेल्थ केयर। डेवलप्ड कंट्रीज में हेल्थ केयर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या ताल्लुक है? अगर लोग बीमार ज़्यादा होंगे तो काम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, कम बीमार होंगे तो अच्छा, जो जैसे लीस्ट डेवलप कंट्रीज थे और वो डेवलप होना शुरू हुए तो उन्होंने चीप लेबर दिया। चीप लेबर जब दिया उससे पहले उनके यहाँ हेल्थ केयर तो नहीं था अच्छा। जैसे इंडिया लेते हैं, इंडिया में हेल्थ केयर अच्छा नहीं था, उन्होंने चीप लेबर ऑफर किया, मुल्क इंडिया में इंडस्ट्री लगाने चले गए। उससे पहले तो वहाँ पे अच्छा हेल्थ केयर नहीं था। जब इंडस्ट्री लग गई, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गया, फिर उन्होंने हेल्थ केयर पे भी खर्च करना शुरू कर दिया। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होगा कि पहले हेल्थ केयर अच्छा होगा उससे डेवलपमेंट होगी। ये एक इंडिकेटर है कि जब डेवलपमेंट हो जाएगी तो हेल्थ केयर भी अच्छा हो जाएगा। जैसे एजुकेशन तो प्रीकर्सर है, एजुकेशन के बगैर तो डेवलपमेंट बहुत मुश्किल होगी, लेकिन हेल्थ केयर के बगैर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे ऑटोमेटिकली हेल्थ केयर की डिमांड बढ़ जाएगी। जब लोगों के पास एक्सेस इनकम आती है तो लोग जो है वो चाहते हैं कि वो हेल्थ केयर अपनी बेहतर करें। तो हेल्थ केयर में अगर आप देखें तो जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर लिमिटेड है, क्वालिटी बड़ी पुअर है, दूर दूर हॉस्पिटल मिलते हैं, उनके यहाँ भी कोई खास ऑपरेशंस नहीं हो सकते। तो फिर ऑटोमेटिकली आप इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं पॉपुलेशन को, अगर मैं डिफाइन करूंगा तो डेवलप कंट्रीज की पॉपुलेशन क्या होगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी वहाँ क्या होगी, वहाँ पे एजुकेशन रेट क्या होगा, वहाँ पे जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, पॉपुलेशन के भी क्राइटेरिया ऐसा ऐसा खुद ब खुद ही बनता जा रहा है, जाना पड़ता है। अच्छा, तो लेकिन हम पॉपुलेशन के क्राइटेरिया को पॉपुलेशन के चैप्टर में टच करेंगे, यहाँ पे तो हम अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो लीस्ट डेवलपमेंट में तो बहुत बुरा हाल होता है। डेवलपिंग इकोनॉमीज जो होती हैं उनके अंदर हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट होती हुई नज़र आ रही होती है आपको, प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुल जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाती है, और निस्बतन मोस्ट ऑफ द जो आपकी बीमारियां उनका इलाज आपको मिल जाता है। डेवलप में तो बहुत हाई टेक और फ्री देखने में आया है कि फ्री हेल्थ केयर, फ्री के 2 तरीके रहे हैं अब तक। एक फ्री तरीका ये है कि गवर्नमेंट ओन कर लेती है, कहती है कि जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा उसको फ्री मिलेगा इलाज। एक गवर्नमेंट ये कहती है नहीं, अस्पताल हम नहीं चला रहे, बहुत मुश्किल काम है, अस्पताल लोग प्राइवेट खोलें, खुद चलाएं, हम जो है वो सब लोगों का इंश्योरेंस कर देते हैं, जो अस्पताल में जाएगा उसका इंश्योरेंस हुआ हुआ उसको इलाज फ्री मिल जाएगा। दोनों फ्री के मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं।
लेकिन ये फ्री हेल्थ केयर जो है उसमें कुछ मसाइल भी हैं, जस्ट बाय द वे आपको बता दूं, ऑल्दो कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन फ्री हेल्थ केयर के कुछ मसले भी हैं। वो क्या मसले हैं, कोई बता सकता है? ऑन करना जरा ये, लेट्स सी। देना भाई जरा, मुझे दे दें। फ्री हेल्थ केयर के सवाबाजी कुछ बतानी थी, नुकसान जी, क्या बता रही थी? मुंह के पास करके बोले, वरना फायदा नहीं है ना, आवाज़ ही नहीं आएगी। पास करें मुंह के। जी, क्या बोला था आपने? भूल गई? नहीं, मैं अभी अभी जो पूछ बोला रही था, हूँ कि मैं क्या 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 अभी जो बोला था वो क्या बोला था? कि जो डॉक्टर्स हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे होंगे तो वो एक तरह से एहसान साशी कर रहे होंगे पेशेंट के ऊपर, तो क्योंकि वो पे कर नहीं रहे तो उनकी सर्विसेज। हाँ, ऐसा हो सकता है, गवर्नमेंट अस्पतालों में ऐसा हो सकता है। अच्छा, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो चलो उन्होंने चेक्स एंड बैलेंसेस ऐसे रखे हुए हैं कि आप एहसान नहीं कर रहे होते, मतलब गवर्नमेंट पे कर रही होती है। लेकिन लेकिन जो मसले हैं, सबसे पहला मसला फ्री हेल्थ केयर का, दो तरह के फ्री हेल्थ केयर है ना, एक गवर्नमेंट ने खुद प्रोवाइड किया हुआ है, लोगों को पे नहीं करना है, गवर्नमेंट पे करती है। दूसरा है इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी को दे देती है। इंश्योरेंस वाले में क्या मसला है कि जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले के थ्रू, डॉक्टर कहता है आपको क्या हो रहा है, छींक आ रही है, अच्छा ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, हेल्थ टेस्ट, लंग्स टेस्ट, लीवर टेस्ट, किडनी टेस्ट, ये टेस्ट सब कराओ। अब ये क्यों कराओ? क्योंकि आपके थोड़ी जा रहे हैं पैसे, आप उस पर आर्ग्यूमेंट थोड़ी करेंगे, आप कहेंगे अच्छा यार डॉक्टर ने करा दिया, मेरी और चीज़ें भी टेस्ट हो गई। तो एक्सेसिवली वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है जब इंश्योरेंस वाला चक्कर होता है कि डॉक्टर को पता है कि आपकी जेब से नहीं जा रहे, और डॉक्टर को पता है कि मुझसे गवर्नमेंट ने भी सवाल नहीं करना। मेरी जजमेंट पे मैं कह दूं हाँ भाई इसको मुझे लग रहा था, इसको और चीज़ें भी हो रही हैं, बोल दिया मैंने, क्योंकि मेरा हॉस्पिटल मुझे कहता है कि भाई इनको इनको ज़्यादा टेस्ट लिख के दो। फिर जो टेस्ट करने वाले जा रहे हैं, वो अगर टेस्ट 500 का हो रहा है तो कहेंगे 2000 का है। उनसे कौन आर्ग्यू करेगा? कोई मरीज जाएगा कहेगा मैं तो करा नहीं सकता भाई, गरीब आदमी हो, तो इतना महंगा हो गया, तो डिमांड कम हो जाए। महंगा होने से डिमांड का ताल्लुक ही नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है, आपको जितने का भी वो पे करेगी वो। फिर इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम भी उसी हिसाब से चार्ज करेगी। तो वहाँ जो, अगर आप इंश्योर्ड नहीं हैं तो आपकी जो हेल्थ सर्विसेज की कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा है कि आप तो यू गेट ब्रोक। गेटिंग ब्रोक का मतलब समझते हैं? सब कुछ बिक जाता है आपका। एक एम्बुलेंस आने में कितने हज़ार डॉलर लग जाते हैं, एम्बुलेंस मंगा ली अगर आपने और आप कवर्ड नहीं थे इंश्योरेंस में, तो कितने डॉलर लग जाते हैं, हज़ारों में। ठीक है, तो एक मसला क्या हुआ कि जब इंश्योर्ड होता है तो फिर वो बहुत वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नज़र आता है। और उसके बाद भी दूसरा मसला भी होता है, इंश्योर्ड नहीं भी था, गवर्नमेंट का था, लोड बहुत होता है। आपको कोई भी मसला आप पहुंच जाएंगे। अगर आपको खुद जेब से पे करना था तो बहुत दफ़ा आप क्या करते हैं कि यार ठीक है सही है, गुजारा हो रहा है। जब सब कुछ फ्री है तो आपको ज़रा सा भी कोई मसला होगा आप हॉस्पिटल में पहुंचे होंगे। तो जब जब इतना ज़्यादा लोड होगा हेल्थ केयर सिस्टम पे, तो फिर क्या होगा कि भाई वहाँ पे अब नंबर लगते हैं। आपको कोशिश ये करनी होती है कि आपकी इमरजेंसी हो जाए। फॉर एग्जांपल आपको किडनी का दर्द है और आप कह रहे हैं कि जी मुझे किडनी में दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ठीक है 1.5 साल बाद की अपॉइंटमेंट है, क्योंकि लिस्ट है अपॉइंटमेंट्स की। अब 1.5 साल बाद आइएगा आप, क्या करूं? तो फिर आप अपने लिए हालात ऐसे पैदा करेंगे, पानी पीना छोड़ देंगे आप। पानी पीना छोड़ देंगे, जब आप तड़प रहे होंगे, तड़पते हुए एम्बुलेंस में आएगी, फ्री में एम्बुलेंस आपको डालेगी, हॉस्पिटल लेके जाएगी, इमरजेंसी में आपका इलाज पर प्रायोरिटी हो जाएगा। तो आप कोशिश करते हैं कि इमरजेंसी में हो जाए। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के सिस्टम्स होते हैं, तो फिर वहाँ पे ये मसला है कि आपका नंबर इतना लंबा आता है कि आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता। आप देखते हैं कि दुनिया भर से लोग, अच्छा इंश्योरेंस वाले भी और गवर्नमेंट वाले भी, दोनों एक चीज़ कवर नहीं करते डेवलप्ड कंट्रीज़ में, वो है दांतों की हाइजीन। को कहते हैं दांत जो है वो जो मेन नेसेसरी जो हेल्थ केयर है उसमें नहीं आते। तो इंश्योरेंस वाले भी कवर आसानी से नहीं करते, बहुत महंगा करते हैं अगर कवर करते हैं तो पाकिस्तानी आप देखें, अक्सर पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं वो पाकिस्तान आते हैं ये बता के कि हम रिश्तेदारों से मिलने आए हैं,
रिश्तेदारों से मिलने नहीं आते, वो अपना दांतों का काम कराने आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कराते हैं तो पाकिस्तानी रुपयों में कोई 25-30 लाख रुपए का जो काम होता, वो यहाँ पे 1.5 से 2 लाख में हो जाता है उनका। तो उनके बच गए 22-23 लाख, तो चलो टिकट भी निकल गया। और यहाँ पे वो अमेरिकन होते हैं, अमेरिकन लोगों को तो बड़ा अच्छा वाला इलाज करते हैं यहाँ पे, जबकि वहाँ पे आप एक आम शहरी हैं, बल्कि सेकंड ग्रेड सिटीजन है, तो फिर आपको रुलना पड़ता है। तो बहरहाल ये हमने फ्री हेल्थ केयर के मसले भी डिस्कस किए। इसी तरह से फैक्टर प्रोडक्टिविटी डेवलप्ड इकोनॉमीज और डेवलपिंग इकोनॉमीज की अलग होती है। फैक्टर प्रोडक्टिविटी को बता सकते हैं क्या होती है? फैक्टर प्रोडक्टिविटी आपके 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? लेबर और कैपिटल। लेबर और कैपिटल क्या मतलब होता है? या तो मशीन से प्रोड्यूस करवा रहे हैं या बंदों से प्रोड्यूस करवा रहे हैं। 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं। वैसे तो 4 होते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, लेकिन यहाँ पे हम चारों को भी ले लें, चलें चारों को भी ले लें, चारों को भी ले लें। इनकी प्रोडक्टिविटी यानी कितना लगेगा तो कितना प्रोड्यूस करेंगे। लेबर प्रोडक्टिविटी डेवलपिंग लेस डेवलप्ड कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में लेबर प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, एम्प्लॉयड भी लेबर ज्यादा होगा और उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। बहुत सारे लेबर लगेंगे लेकिन उनको काम करना नहीं आता, टेक्निकली स्किल्ड नहीं है, मशीनें अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। एक बंदा हाथ से स्क्रू टाइट कर रहा है, एक बंदे के पास इलेक्ट्रिक ड्राइवर है, तो बहुत फर्क है दोनों की स्पीड में काम करने में। तो लीस्ट डेवलप कंट्रीज में नंबर ऑफ थिंग्स एम्प्लॉयड अगर देखी जाए तो लेबर ज्यादा एम्प्लॉयड होता है, कैपिटल कम एम्प्लॉयड होता है, लेकिन लेबर की एफिशिएंसी भी कम होती है, कैपिटल की एफिशिएंसी भी कम होती है, और लैंड और एंटरप्राइज की एफिशिएंसी भी कम ही होती है। डेवलप्ड कंट्रीज में बिल्कुल दूसरी तरफ आते हैं, तो उसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में लेबर कम एम्प्लॉयड होता है, कैपिटल ज्यादा एम्प्लॉयड होता है। जो लेबर एम्प्लॉयड होता है उसकी भी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है उसकी एफिशिएंसी भी हाई होती है, और डेवलपिंग इकोनॉमीज बीच में कहीं होती हैं। लेबर की स्किल्स इंप्रूव हो रही होती हैं, कैपिटल की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होती है, और ऐसा ऐसा कैपिटल की इंट्रोडक्शन इकोनॉमी में बढ़ रहा होता है। ठीक है, अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जी जनाब, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वहाँ के बैंकिंग सेक्टर्स बड़े बहुत छोटे छोटे से होते हैं, लोगों की इनकम इतनी नहीं होती कि बहुत बड़ा बैंकिंग सेक्टर बनाया जाए, फिर लोगों के इतनी इनकम नहीं होती कि बहुत ज़्यादा पैसे उनके पास बचते हों। तो लीस्ट डेवलप इकोनॉमीज जो हैं उनके अंदर सेविंग भी कम होती है। जब पैसे वो सेव ही नहीं कर सकते तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? इन्वेस्टमेंट कैसे होती है पता है ना आपको? सेविंग कन्वर्ट करती है इन्वेस्टमेंट में। आप सेव करते हैं बैंक में, बैंक लोन देता है इंडस्ट्रियल को, इंडस्ट्रियल उसको इन्वेस्ट करता है, ऐसे होता है ना। तो फोर्थ सेक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मॉडल पढ़ा है ना आपने, इकोनॉमी का मॉडल, फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल बनाया था मैंने, पूरी डायग्राम बना के दिखाई थी, सर्कुलर फ्लो कैसे होता है। तो हाउस होल्ड सेव करते हैं, उस पैसे को इंडस्ट्रियल इन्वेस्ट करता है बैंक के जरिए से, बैंक उसका चैनल बनता है। जब लोगों के पास इतने पैसे नहीं है तो सेव नहीं करेंगे, सेव नहीं करेंगे तो बड़े बड़े बैंक वहाँ खुलेंगे ही नहीं, क्या बड़ा कैसे करें बैंक को, पैसे ही नहीं है उसको चलाने के लिए। जब बड़े बैंक नहीं होंगे, इतनी सेविंग नहीं होगी, तो इन्वेस्टमेंट भी इतनी ज़्यादा कोई खास नहीं होगी लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में। उसके कंट्रास्ट में डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर क्योंकि पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, तो सेविंग रेट अच्छा खासा हो सकता है, हो सकता है। अब इसमें एक फैक्टर और है जो कि देखा जाता है, वो ये है कि उनका जो लाइफ स्टाइल है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑल्दो उनकी पर कैपिटा इनकम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका पर कैपिटा एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से कि उनकी लाइफ स्टाइल बहुत एडवांस्ड है या लाइफ स्टाइल बहुत एक्सपेंसिव है, तो सेविंग उनके पास भी बाज़ औक़ात नहीं होती। तो फिर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कैसे करता है? वो कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर जो है वो फिर एक साइकिल दूसरी चलती है। उसका एक ज़रिया ये होता है, गवर्नमेंट से बोरिंग हो रही होती है। जैसे अमेरिका की दुनिया में सबसे बड़ी गवर्नमेंट बोरिंग्स जो अमेरिका की हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्जदार जो मुल्क है वो अमेरिका है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा लोन अपनी गवर्नमेंट से, अपने सेंट्रल बैंक से लिया हुआ है। क्योंकि सेविंग नहीं है ना, सेविंग नहीं है, इन्वेस्टर को पैसा चाहिए, तो इन्वेस्टर को जो पैसा इंजेक्ट कर रही है वो गवर्नमेंट डायरेक्ट इंजेक्ट करवा रही है सेंट्रल बैंक के थ्रू। मेरी बात कुछ समझ आ रही है?
नॉर्मल इकोनॉमी में तो हम ये पढ़ेंगे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में चूँकि इनकम बहुत होती है तो सेविंग ज़्यादा होगी, सेविंग ज़्यादा होगी, बड़े-बड़े बैंक खुलेंगे, बड़े-बड़े बैंक उन पैसों को रखेंगे, उन पैसों को वो इन्वेस्टर को देंगे, इन्वेस्टर उनसे पैसे लेगा और अपनी इंडस्ट्री चलाएगा, तो सेविंग भी ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। देखें, बैंकिंग सिस्टम आर वेल डेवलप्ड, टोटल सेविंग्स आर हाई एंड दे प्रोवाइड रेडी सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसके अंदर एक ज़रिया इन्वेस्टमेंट का गवर्नमेंट बोरोइंग भी हो जाता है। ख़ास तौर पर मैं अमेरिका को ही बात कर रहा हूँ। वैसे अमेरिका का जो कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी है ना, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी इस साल की तनख्वाह ही क्या, अगले कई सालों की तनख्वाह कंज्यूम कर चुके होते हैं, तो सेविंग कहाँ से करेंगे वो? तो इसलिए वहाँ पे पर कैपिटा सेविंग बहुत ज़्यादा नहीं है, इनकम ज़्यादा होने के बावजूद सेविंग ज़्यादा नहीं है। तो फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसे चाहिए होते हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है सेंट्रल बैंक के थ्रू लोन लेकर। ठीक है जी। तो लेकिन अभी बार ये अलग से करने वाली बात है। बाय टेक्स्ट बुक जो है वो हम ये कह रहे हैं कि लीज डेवलप में सेविंग भी कम होगी, इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, और डेवलप्ड में सेविंग भी ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी। जी, अमेरिका के सेंट्रल बैंक के पास तो अपने पैसे हैं, मतलब वो डॉलर ही वो छापते हैं, जितने चाहें छापे, उनको मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर जब आपका इंटरनेशनल इकोनॉमी हो जाती है तो आप एक काम ये करते हैं कि आप अपने मुल्क में, आपके लोग तो सेविंग नहीं कर रहे, लेकिन आपके मुल्क में आके रहना इतना चार्मिंग है, आपके मुल्क के अंदर प्रोडक्शन करना इतना फ़ायदेमंद है, आपके मुल्क में आके बिजनेस करना इतना फ़ायदेमंद है कि दुनिया भर से लोग कहते हैं हम आपके मुल्क में आना चाहते हैं, आपके मुल्क में आके हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो एक दूसरे मुल्कों की इन्वेस्टमेंट में, दूसरे मुल्कों की सेविंग को अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट के तौर पर पूल करवा लेते हैं। इंटरनेशनल सेविंग्स जो है वो आपके मुल्क, जैसे कि दुबई करता है। दुबई में आपने कहा, दुबई ने कहा बड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट है, बड़ी बड़ी काम, बड़ा अच्छा, बड़ा ऐसा बना दिया, बड़ा ज़बरदस्त लग्जरी। तो पाकिस्तान में जिन लोगों ने खूब पैसे सेव किए, या उनको बड़े बड़े प्लॉट मिले कहीं से, या उनके पास कहीं से जायदाद आई, या उन्होंने किसी भी तरह से पैसा बनाया, उन्होंने सारे पैसा डॉलर में कन्वर्ट किया, उठाया, जाके दुबई में ज़मीन खरीद ली, दुबई में फ्लैट खरीद लिया, दुबई में घर खरीद लिया। तो दुबई के अपने लोगों ने अगर सेविंग नहीं भी की होती, तो जो पाकिस्तान में जैसे सेविंग की थी उसने ले जाके दुबई में इन्वेस्टमेंट कर दी। तो अपनी कंट्री को इस तरह से आप वो इस्टेब्लिश करें कि दुनिया भर से की सेविंग आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट के तौर पे पूल हो जाए। ये भी आपके कोर्स में नहीं था, मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और जो देखने में आती है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी होती है जी। लीस्ट डेवलप कंट्रीज की पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी होती होगी? क्यों होती होगी? हाई क्यों होती होगी? तो पूरा आपने वहाँ पढ़ा था ना इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान में, तो जब लोग गरीब होते हैं तो कहते हैं कि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा कमाएंगे, काम करने वाले होंगे, वो सारी चीज़ आपको याद है ना। तो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ से ज़्यादा होती है। साइज़ ऑफ पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही, ग्रोथ ज़्यादा होती है। और डेवलप्ड कंट्रीज जो ज़्यादा कमा रहे हैं उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ कम होती है। और हमने ये देखा है कि बहुत से मुल्कों में अब नेगेटिव भी हो गई है, हालांकि उसका ताल्लुक डेवलपमेंट से नहीं है। सच्ची बात तो ये, बाज़ मुल्कों में एक पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव में है, हर साल पहले से कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, यहाँ तक कि जितने मर रहे हैं उससे कम पैदा हो रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव हो गई। पहले पॉपुलेशन थी 20 करोड़, अब पॉपुलेशन रहेगी 19 करोड़, अगले साल रहेगी 18 करोड़, मतलब मिसाल के तौर पे लोग कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं? डेवलप ज़्यादा हो गए, उससे लोग क्यों कम होंगे? जब डेवलप्ड हो जाते हैं तो एक तो उनके लिए लग्जरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और बच्चे पालना एक लग्जरियस काम नहीं है, एक मुश्किल काम है। तो इसलिए एक तो उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। पैसे बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चे कमा के खिलाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं होती, उन्होंने अपनी सेविंग इतनी, या अपनी वो क्या इंश्योरेंस करा लिए होते हैं, ओल्ड एज इंश्योरेंस और ये इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस, तो भाई हम बुढ़ापे में भी खुद ही गुजारेंगे। वहाँ पे ओल्ड हाउसेज डेवलप हो गए, हमें बच्चे की जरूरत नहीं, हमें ये नर्स पाल लेगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बच्चा तो सुबह जॉब पे जाएगा, शाम को आएगा, और नर्स तो 24 घंटे में पास रहेगी। ठीक है। तो दूसरा ये भी है कि उनका कल्चरल सिस्टम भी चेंज हुआ है ना। सिर्फ ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान में इकोनॉमी तो अच्छी हो गई, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ मुनासिब है। अगर कहीं इकोनॉमी अच्छी भी हो गई तब भी पॉपुलेशन ग्रोथ, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी की डेवलपमेंट पे ही डिपेंडेंट थी खाली, कल्चरल इश्यूज़ भी हैं वहाँ पे। उनका जो कल्चरल सिस्टम है अब वो मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रहा, और जब मैरिज सपोर्टेड नहीं है तो किसी एक को बच्चा पालना पड़ेगा, और वो एक कौन होगा?
लॉ ये कहता है कि वो माँ होगी, चूंकि औरत के हक में है पूरा सिस्टम, फेमिनिस्ट सोसाइटी है, फेमिनिस्ट सोसाइटी है, तो वो कहती है कि बच्चा पालने का सारा बोझ औरत उठाएगी, उसकी उसको खिलाएगी पिलाएगी तालीम देगी औरत देगी, क्योंकि फेमिनिस्ट सोसाइटी है, औरत के हक में बहुत आवाज़ उठाती है, तो औरत के फ़ायदे के लिए कहते हैं कि मर्द के ऊपर कोई बोझ नहीं आना चाहिए बच्चा पालने का, औरत पालेगी। चूंकि फेमिनिस्ट सोसाइटी है, बहुत ज़्यादा औरत को सपोर्ट करती है, इसलिए वो कहती है कि औरत को बहुत काम भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ा मज़ेदार सा गेम हो गया था औरत के साथ कि उसको फेमिनिस्ट और एम्पावर्ड और बहुत ताकतवर और बहुत अच्छा कह के अचानक से उसके साथ हाथ हो जाता है। वो आखिर में देखती है तो सबसे ज़्यादा वही पिसी हुई होती है। तो मैंने कहा कि पॉपुलेशन ग्रोथ की का सिर्फ डेवलपमेंट से ताल्लुक़ नहीं है बल्कि कल्चर से भी ताल्लुक़ है। ठीक है जी। आखिरी बात इन्होंने जो लिखी है वो इनकम्स है, पर कैपिटा इनकम। ये तो जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गई तो ऑटोमेटिकली इनकम तो हो ही गई कि पर कैपिटा इनकम ज़ाहिर है लीस्ट डेवलपमेंट में कम होगी और डेवलप कंट्रीज़ में ज़्यादा होगी और डेवलपिंग में इन बिटवीन होगी। ठीक है, बड़ी मज़ेदार सी इन्होंने एक सिक्लिकल बनाई हुई है एक तस्वीर, जिसमें उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होती है तो उससे क्या होता है, ये पेज नंबर 385 पे है। तो एजुकेशन कम होती है, एजुकेशन कम होती है तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी कम होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है तो उससे क्या होता है, इनकम कम होती है, जीडीपी कम होता है, इनकम कम होती है। जब इनकम कम होती है तो सेविंग कम होती है, इसकी वजह से इकोनॉमी में कैपिटल क्या होता है, कम होता है। कैपिटल कम होता है तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती, जब इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होती। तो इसको कहते हैं विशस साइकिल। विशस किसे कहते हैं, खराब चीज है, तो विशस साइकिल है ये। ठीक है जी। अब हम ऐसा करते हैं कि हमने जो ये बात डिस्कस की शुरू की, ये है 5.1 इकोनॉमिक ग्रोथ। इसकी मैं कुछ मिसालें दे देता हूँ और उसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट, और उसमें इंडिकेटर्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उसमें बाकी चीज़ें भी आ रही हैं। तो चूँकि हमारा जो प्लान टाइम था लेक्चर का उससे हम बाहर निकल गए, तो फिर हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। हमने आज जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख ली। डेवलप्ड कंट्रीज़ के नाम बता दें आप मुझे कुछ। अब मैंने आपसे कहा ना कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज के नाम बता दें, क्योंकि जब हम ये कहते हैं ना कि विच इज द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो आपको यूएस का नाम नहीं मिलेगा, चाइना का भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि खाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। जब अब हम लफ्ज बोलेंगे डेवलप्ड, तो उसमें हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात ही नहीं कर रहे, और भी बातें कर रही हैं जो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं इकोनॉमिकली डेवलप्ड का मतलब क्या होगा, फिर आप कैसे कंपेयर करेंगे, फिर आप जीडीपी देखेंगे। ठीक है, अच्छा जीडीपी जो आप देखेंगे तो वो कौन सा देखेंगे, जीडीपी आप देखेंगे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या फ़र्क है। मैंने बताया था कि अगर आपके मुल्क में ब्रेड बनती थी खाली एक, और ब्रेड बनती थी 100 रुपये की, तो आपका जीडीपी हो गया 100 रुपये। अब ब्रेड महंगी हो गई, 200 रुपये की हो गई, आप जाके दुनिया को बता रहे हो भाई जीडीपी 200 हो गया हमारा। नहीं, जीडीपी 200 नहीं हुआ, वही एक ब्रेड बन रही है, बस इन्फ्लेशन की वजह से असर लग रहा है। तो नॉमिनल जीडीपी है वो जो नॉर्मल प्राइसेस हैं उनको काउंट करना, रियल जीडीपी है नॉर्मल प्राइसेस काउंट किया और उसमें से इन्फ्लेशन का इफेक्ट माइनस किया, तो पता चला कि उतना ही हो गया। तो रियल जीडीपी ग्रोथ देखी जाए, चलो ऐसे निकाल लें, रियल जीडीपी को कह लें, रियल जीडीपी को ही आबादी से डिवाइड कर देते हैं तो निकल के आती है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा। उसका एक और नाम भी है, एक और चीज़ भी हम कहते हैं परचेजिंग पावर, पीपी। तो परचेजिंग पावर को भी पर कैपिटा इनकम ही कहा जाता है। परचेजिंग पावर में पर कैपिटा में फ़र्क क्या होता है कि पर कैपिटा में सिर्फ ये बता देते हैं कि आपके मुल्क में ऑन एन एवरेज एक बंदे की कितनी इनकम है, इससे ये नहीं पता चलता कि आपके मुल्क में कीमतें कितनी ज़्यादा हैं किन चीज़ों की। तो परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी कहलाता है। क्या कहलाता है, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर
पैरिटी कहते हैं, पेयर से निकला है कि मुकाबलतन बराबरी, परचेजिंग पावर को बराबरी पे रख के देखो कि किसकी ज़्यादा है। इसमें क्या करते हैं, एक तो आपको उन्होंने इनकम सबकी डॉलर में कन्वर्ट की, रियल जीडीपी की इनकम निकाली। फॉर एग्जांपल हम 5-6 मुल्क ले लेते हैं, आपके मुल्क की इनकम जो है वो $1000 है, आपकी $2000 है, आपकी $3000 है, आपकी $4000 है, आपकी $5000 है, आपकी $6000 है। ठीक है, 6 लोग बैठे हैं आप। अब उन्होंने साथ में कहा कि अगर अगर पर कैपिटा इनकम देखें तो ये मुल्क बहुत डेवलप्ड है, लेकिन खाली पर कैपिटा इनकम नहीं देखी जा रही, बल्कि परचेजिंग पावर पैरिटी देखी जा, आबादी के जरिए तो पर कैपिटा निकाली थी, आबादी वबादी सब होके पर कैपिटा निकाली। अब उन्होंने कहा कि ये बताओ कि ये एक बास्केट बना दी हमने नेसेसरी गुड्स की, ये आपके मुल्क में कितने की आ रही है? तो पता चला कि आपके मुल्क में ये बास्केट $20 की आती है, या चले आसान कर लें $200 की आती है। आपकी इनकम कितनी थी? 1000, और 20% ऑफ द इनकम इस नेसेसरी बास्केट को फुलफिल कर रही है। इनके मुल्क में जो $6000 कमानी थी, इनके मुल्क में ये बास्केट जो है वो $3000 की आ रही है। अब ये कितना खर्च कर रही है उस पर? 50%। तो अब ये एक बेहतर कंपैरिजन हो गया कि एक मुल्क में पर कैपिटा इनकम ऑन एन एवरेज कम है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है। इनके मुल्क में पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज्यादा है। जैसे आप कनाडा चले जाएं तो पर कैपिटा इनकम हाई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, हमसे बहुत ज़्यादा हाई है, आसान नहीं है वहाँ पे रहना। डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर 50% तो टैक्स कट जाता है, हमारे मुल्क में तो टैक्स है ही नहीं, बिजनेस पे तो टैक्स ही नहीं है, बिजनेस तो कोई टैक्स नहीं देता, 50% तो टैक्स कट जाता है वहाँ पे। यानी आपने 5 लाख रुपए कमाए तो 2.5 लाख वापस आए, और लोगों को इतराज़ ये होता है कि टैक्स हमारा कटता है, फ़ायदा गरीबों का होता है, तो लोग उससे गुस्से में भी आते हैं। बहुत से लोग इतना टैक्स काटते हैं, इतना टैक्स काटते हैं, और हम तो अवेल नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों को, दूसरे अवेल कर रहे हैं उनके फ़ायदे, लेकिन बहरहाल टैक्स है तो है। तो बाज़ मुल्कों में मोर देन 50% टैक्स भी है। एक साहब हैं, उनकी इनकम है $10 लाख साल के, उन पे 50% टैक्स था, तो उनकी इनकम कितनी रह गई? $5 लाख। ओके, उनको एजुकेशन फ्री है, उनके हेल्थ केयर फ्री है, लेकिन फ्री में आपको पता है मसाइल जो होते हैं, एजुकेशन फ्री में भी मसाइल हैं। अब आपका बच्चा फ्री एजुकेशन, लेकिन वहीं जाएगा जहाँ हम भेजेंगे। आप कह रहे हैं वहाँ बदमाश हैं सारे स्कूल में, बहुत लड़के तंग करते हैं, बहुत गलत माहौल है, मुझे वहाँ भेजना नहीं, वहाँ नहीं भेज सकते, फिर मैं प्राइवेटली पढ़ाऊँ, टैक्स भी दे रहा हूँ फ्री एजुकेशन का, ले भी नहीं रहा फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर का टैक्स दे रहा हूँ फ्री, लेकिन जब बीमार हो रहा हूँ तो मुझे हेल्थ केयर नहीं मिली, फिर मैं प्राइवेट में जा रहा हूँ, उसका अलग से पैसा खर्च कर रहा हूँ प्राइवेट का। तो जो 10 लाख रुपए तनख्वाह थी और 50% टैक्स था, तो 5 लाख आ रहे थे। अगले साल में उनकी तनख्वाह बढ़ गई, 12 लाख हो गई। जब तनख्वाह 12 लाख हो गई तो नेक्स्ट स्लैब में चली गई और टैक्स 65% हो गया। तो अब उनके पैसे कितने कट रहे थे? 12 लाख का 65% कितना होता है, या 35% निकाल लो, बताओ ना भाई, कैलकुलेटर नहीं है किसी के पास? मैं निकाल देता हूँ अभी। तो 12 लाख का 35% जो है वो 4,20,000 है। उसकी तनख्वाह जब $10 लाख थी तो उसको घर में आ रहे थे $5 लाख। उसकी तनख्वाह जब $12 लाख हो गई तो उसके घर में आ रहे थे $4,20,000। तो बहुत सी दफ़ा आप तनख्वाह नहीं बढ़ाते वहाँ पे कि यार नहीं बनाए, तनख्वाह नहीं बढ़ाए, मेरे पैसे कम हो जाएंगे, प्लीज़ मेरी तनख्वाह मत बढ़ाइए। अब ये भी डिपेंड करता है कि कौन से बोनस जो है वो आपकी इनकम में काउंट होते हैं, तनख्वाह में काउंट होते हैं, नहीं होते हैं, क्या सूरत हाल है। तो बस यहाँ पे मैं क्लोज करूँगा कि हम डेवलप्ड इकोनॉमीज़ का नाम लेते हैं, तो एक्चुअली जब हम खाली कहते हैं ना डेवलप्ड कंट्रीज़, तो हम खाली इकोनॉमी नहीं देख रहे होते। अभी चूंकि मैंने टॉपिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही पढ़ाया है, तो इसका मतलब है कि मैं बात करूंगा इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज़। हो सकता है वो एक्चुअली डेवलप्ड कंट्रीज़ की लिस्ट में बहुत नीचे हों, तो डेवलपमेंट में और भी चीज़ें आती हैं, तो उसकी लिस्ट में निकाल देता हूँ। देखें जी, ये एक लिस्ट है जिसमें दुनिया का जीडीपी दिखाया गया है, मेरे पास मौजूद है, और ये परचेजिंग पावर पैरिटी के साथ दिखाया जा रहा है। यानी जीडीपी को एडजस्ट किया गया है कि इनके मुल्क में अगर ये बास्केट इतने की मिल रही है तो एक्चुअली इनकी इनकम इतनी है, तो वो एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हुए रखी जा रही है।
तो परचेजिंग पावर पैरिटी के मुताबिक दुनिया में सबसे बड़ा जीडीपी इस वक्त जो है वो, मैं किसी एक की फिगर ले लूँ, आईएमएफ की ले लूँ, वर्ल्ड बैंक की ले लूँ, आईएमएफ की ले लेता हूँ। आईएमएफ की फिगर के मुताबिक दुनिया में सबसे बड़ा जीडीपी जो है वो चाइना का है, विच इज बिलियन $35 ट्रिलियन। ठीक है, उसके बाद अमेरिका का है। परचेजिंग पावर पैरिटी की बात हो रही है, ये सब इन्फ्लेशन सब हिसाब लगाने के बाद भी, बास्केट सेम करने के बाद भी सबसे आगे दुनिया में जो जीडीपी है वो चाइना का है, विच इज 35 ट्रिलियन। दूसरे नंबर पे यूएस है, 27 ट्रिलियन का जीडीपी है। अगर मैं इसमें आपको फिगर्स साथ में, बड़ा मजा आता है फिगर्स में ना, साथ में फिगर्स दिखा था डेट की, कि कंट्री का जीडीपी तो इतना है, उधार कितना है इनके ऊपर, तो फिर आपको नजर आएगा कि लो भाई जितना जीडीपी उससे ज़्यादा उनका उधार है। चाइना का भी अच्छा खासा उधार है, लेकिन यूएस के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है, यूएस का तो बहुत बड़ा उधार है। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा मुल्क होगा, चले आप लोग अंदाजे लगाएं। ये रियल जीडीपी से भी आगे चले गए हम, परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी है, जिसमें के कितने का सामान आता है, क्या होता है, सब कुछ निकाल लिया। तीसरे नंबर पे इंडिया है, 14 ट्रिलियन में चले गए भाई। पूरी दुनिया में चाइना यूएस के बाद इंडिया आ रहा है। आप देख लेना इंडिया के आने का क्या फर्क, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, गूगल का सीईओ, हर चीज़ का सीईओ। ऐसा नहीं है कि वो सबसे ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, तो ऐसा नहीं, बल्कि आपको खुश भी तो रखना है ना पॉपुलेशन को, भाई आपने फील कराना है उनको कि भाई नहीं, आप लोगों को हम बड़ा वैल्यू करते हैं, आपके सीईओ लगाएंगे। हाँ, टेक्निकली स्ट्रांग है वो लोग जिनको ऊपर लाएं, लेकिन ताल्लुकात बनाने का भी बहुत अच्छा तरीका होता है। लंदन का अपना, यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन। फिर चौथे नंबर पे कौन होगा, अंदाजा लगाएं, 2-3 मुल्क के लाइन से आ जाएंगे। जापान, जीडीपी के हिसाब से जापान और जर्मनी आगे पीछे रहते हैं इस मामले में, एक्सपोर्ट्स के मामले में भी और जीडीपी के मामले में भी। हालांकि जापान बहुत छोटा मुल्क है, बहुत छोटा मुल्क है, तो किसी के बाद इतना बड़ा फ्लैट होता है ना, तो वो अच्छा खाते पीते लोग होते हैं। अब ह्यूमन डेवलपमेंट में तो बात ही नहीं कर रहे ना, उसको तो मैं टच ही नहीं कर रहा, उस पर मैं आऊँगा उसके बाद। जापान है, फिर जर्मनी है, साथ साथ ही है, रशिया है, फिर इंडोनेशिया, और उसके बाद जो इमर्जिंग में मैंने आपको बताया था ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो अब दुनिया में 8वें नंबर पे बड़े परचेजिंग पावर पैरिटी देखने के बाद भी 8वें नंबर पे जीडीपी साइज है उसका, और उसने पीछे छोड़ दिया यूके, फ्रांस, टर्की, इटली, इन सबको पीछे छोड़ दिया। सऊदी अरब का 17वां नंबर है, और उसके बाद पाकिस्तान का 24वां नंबर है। पाकिस्तान से नीचे बहुत से मुल्क हैं। पाकिस्तान ये ऊपर क्यों आया, हालांकि पाकिस्तान का एक्चुअल जीडीपी इनमें से बहुत से मुल्कों से बहुत नीचे है। कोई 100 से नीचे आएगा पाकिस्तान अगर खाली नॉमिनल जीडीपी लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ें सस्ती हैं। अभी हमारे दोस्त उम्रे पे गए थे, तो बता रहे थे कि हमने डॉलर में कन्वर्ट किया अपना पैकेज, और हमारे अलावा जितने भी आ रहे थे ना, कम से कम हमसे डबल के पैकेज से लोगों के डॉलर के रेट में कन्वर्ट करके निकालें थे। यानी कि सूडानीज भी जो थे ना, वो हमसे महंगे हज पे आए, उम्रे पे आए हुए थे। हमारे यहाँ का उम्रा जो है वो सस्ता पैकेज था। तो हमारे मुल्क में चीज़ें अभी भी कंपैरेटिवली दुनिया के मुकाबले में सस्ती हैं। हालांकि हम महंगाई को रो तो रहे हैं, लेकिन अगर परचेजिंग पावर पैरिटी में देखें तो हम बहुत नीचे नहीं है, हम सैकड़ों मुल्कों में 24वें नंबर पे हैं। यानी बांग्लादेश हमसे नीचे है, वियतनाम हमसे नीचे है, फिलीपींस, नीदरलैंड, मलेशिया, कोलंबिया, साउथ अफ्रीका, यूएई। अभी तो मैं उम्रे की बात बता रहा हूँ, उम्रे का जो मुझे पता है। और करेंसी का कन्वर्जन भी तो देखेंगे आप, डॉलर में कन्वर्ट करके देखें। अच्छा, इसी तरह से हांगकांग 44वें नंबर पे आ रहा है। डेनमार्क की पाकिस्तान के मुकाबले में पीपीपी जो जीडीपी है, डेनमार्क 52 नंबर पे है। फिनलैंड 59, कतर 60। और हमने एक्सपीरियंस भी किया भी, कतर से हमारी सिस्टर कतर में रहती है, तो वहाँ से कोई चीज़ मंगाने को फ़ायदा नहीं है, यहाँ सस्ती मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आप मंगाते हैं, यहाँ सस्ती मिलती है, वहाँ से सस्ते यहाँ मोबाइल फ़ोन है, वहाँ सस्ती यहाँ मशीनरी है। इनकम ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा है। अभी तो हम परचेजिंग पावर पैरिटी लगा रहे हैं ना। हाँ, ये सही है, यहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं, वहाँ पे तनख्वाह ज़्यादा है।
पाकिस्तान में तनख्वाह कम है, चीज़ें सस्ती हैं, वहाँ पे तनख्वाह ज़्यादा है, चीज़ें महंगी हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लिस्ट दिखाई। अच्छा, मैं जस्ट आपको एक झलक, नॉमिनल जीडीपी की लिस्ट में जी अमेरिका सबसे ऊपर है 26 ट्रिलियन, चाइना नंबर 2 पे है 17 ट्रिलियन, फिर जर्मनी, फिर जापान, फिर इंडिया आता है, फिर यूके, फ्रांस, इटली, ब्राज़ील, कनाडा, मैक्सिको। अब पाकिस्तान कहाँ आ रहा है? अब पाकिस्तान 45वें नंबर पे आ रहा है, 340 बिलियन का जीडीपी नॉमिनल। और अगर इसको हमने रियल कर लिया तो पाकिस्तान और नीचे चले जाएगा, इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट है ना इसमें। तो नॉमिनल जीडीपी, 37% आजकल एशिया का सबसे महंगा देश पाकिस्तान। हाँ ठीक है। तो ये हमने आपको एक फिगर्स भी दिखा देंगे कौन से मुल्क इकोनॉमिकली कितना डेवलप है, लेकिन ओवरऑल डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन से हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।